फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 96.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 96.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 96.1। किन्हुई चौंक गई। इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन था। यदि महामहिम ने उनसे व्यक्तिगत हित से निष्ठावान और अच्छे की पहचान करने को कहा तो वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। आखिरकार यह महामहिम ही थे जिन्होंने उनके भाग्य और भविष्य का फैसला किया। यदि वह ऊंचा उठना चाहता था, अधिक शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था, तो उसे महामहिम को प्रसन्न करना था और सम्राट की बातों का पालन करना था। दूसरे लोग वफादार हैं या नहीं, इसकी उसे परवाह नहीं थी। आखिरकार हर आदमी अपने लिए ही तो है। लेकिन अगर वह सचमुच वफादार और अच्छा बन जाता तो वह क्या बन जाता? विश्वासघात। और यह सर्वोच्च स्तर का विश्वासघात है। महामहिम उन्हें किस प्रकार देखेंगे, दरबारी अधिकारी और सैन्य अधिकारी उन्हें किस प्रकार देखेंगे, तथा आम लोग उन्हें किस प्रकार देखेंगे? फिर भी यदि कोई अपनी वफादार प्रजा की रक्षा के लिए महामहिम का विरोध करता है, तो इससे महामहिम को भी प्रसन्नता नहीं होगी, तथा इससे व्यक्ति के भविष्य की संभावनाएं भी समान रूप से प्रभावित होंगी। ये प्रश्न मृत्युदंड के समान है। चाहे कोई इसे कैसे भी संभाले, महामहिम को पूरी तरह से संतुष्ट करना असंभव है। महाराज, इस छात्र ने यह पूछने का साहस किया है कि एक वफादार और अच्छे अधिकारी की क्या पहचान होती है? किन्हुई ने झुककर पूछा। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग खुद को देश के लिए समर्पित करते हैं और लोगों के लिए वकालत करते हैं, उन्हें वफादार और अच्छा कहा जा सकता है। चूंकि जो लोग देश के लिए खुद को समर्पित करते हैं और लोगों के लिए वकालत करते हैं, उन्हें वफादार और अच्छा कहा जा सकता है, तो महामहिम द्वारा उठाया गया प्रश्न अस्तित्व में ही नहीं आता। लिन बेईफान ने हैरान होकर पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? किन्हुई ने अपनी बाहें फैलाकर जोर से घोषणा की, ये दुनिया महामहिम की है। क्या कोई ऐसा है जो महामहिम से अधिक दुनिया की परवाह करता है? ये लोग महामहिम की प्रजा हैं। क्या कोई ऐसा है जो महामहिम से अधिक लोगों से प्यार करता है? इसलिए देश के लिए खुद को समर्पित करना और लोगों के लिए वकालत करना वास्तव में महामहिम की सेवा करना है। देश के प्रति वफादार होना, लोगों के प्रति वफादार होना, अनिवार्य रूप से महामहिम के प्रति वफादार होना है। चूंकि वह महामहिम के प्रति वफादार है और महामहिम का अच्छा सेवक है, इसलिए महामहिम उसे निश्चित रूप से फंसाएंगे नहीं, बल्कि उसका भरपूर उपयोग करेंगे। जो महामहिम के प्रति वफादार नहीं हैं, उन्हें वफादार और अच्छा नहीं कहा जा सकता, बल्कि वे विश्वासघाती और चाटुकार अधिकारी हैं। ऐसे विश्वासघाती और चाटुकार अधिकारी महामहिम को धोखा देते हैं, देश में तबाही लाते हैं और लोगों पर विपत्ति लाते हैं, और सभी को उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए। महामहिम के कुछ कहे बिना मैं एक विद्वान के रूप में कार्रवाई करने में संकोच नहीं करूंगा, और भले ही इसका मतलब हर 5 कदम पर खून खराबा हो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन बेईफान ने ताली बजाए। ठीक कहा। हमारे महान जिया को आपके जैसे वफादार और अच्छे अधिकारियों की जरूरत है। 6 मंत्रालयों में कई रिक्तियां हैं, अपने लिए एक जगह चुनें और मैं आपके लिए व्यवस्था करूंगा। किन्हुई बहुत खुश हुई और ऊंची आवाज में बोली, धन्यवाद महाराज। फिर किन्हुई ने उन शक्तिशाली प्रतिभाओं से बचने के लिए काओकाओ के समान कारणों से न्याय मंत्रालय को चुना। केवल एक नई दुनिया में ही कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। अच्छा, मैं आपको न्याय मंत्रालय का पर्यवेक्षक नियुक्त करता हूं। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो न्याय मंत्री का पद आपका होगा। किन्हुई बहुत खुश थी। महाराज, आपकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं शाही एहसान चुकाने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दूंगी। लिन बेईफान यान सांग द्वारा अनुशंसित 2 प्रतिभाओं से बेहद संतुष्ट थे। मंत्री यान, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपको 1000 टैल चांदी और 1 रैंक की पदोन्नति से पुरस्कृत किया जाता है। इन जैसी और प्रतिभाओं की सिफारिश करते रहें। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। कुछ और लाओ और मैं आपको सिविल सेवा मंत्रालय का उपमंत्री नियुक्त करूंगा। यान सांग बहुत खुश हुआ। धन्यवाद महाराज। उसने मन ही मन सोचा कि उसने सचमुच सही काम किया है। और भी अधिक प्रेरणा के साथ उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र सिविल सेवा मंत्रालय के उपमंत्री बनने के लिए और अधिक प्रतिभाओं की खोज करने का संकल्प लिया। वे तीनों बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ चले गए। इस समय उत्पादित वस्त्रों की मांग लगातार उच्च स्तर पर थी। प्रत्येक बैच बनते ही बिक जाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर घर में कपड़ा था। कम से कम 1 बोल्ट था और कुछ में तो 10 से अधिक बोल्ट थे। हाथ में कपड़ा होने के कारण स्वाभाविक रूप से अपने लिए या परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े बनाने का समय आ गया था। इस प्रकार कई आम लोग नए कपड़े पहनकर पूरी तरह तरोताजा और उत्साहित दिखकर सड़कों पर चल रहे थे। इस समय तक मौसम धीरे धीरे ठंडा हो गया था, जो सर्दियों के आगमन का संकेत था। यद्यपि अभी तक बर्फ नहीं गिरी थी, परंतु उत्तरी हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। हड्डियां कंपा देने वाली ठंड थी, जिससे लोग बाहर निकलने से कतरा रहे थे। लिन बेईफान भी ऐसा ही था। दरबारी मामलों से निपटने के बाद वह ज्यादातर अपने घर में आराम से रहता था। लकड़ी का कोयला चूल्हे के पास खुद को गर्म करता था
शराब पीते हुए किताबें पढ़ता था और एक ऐसा जीवन व्यतीत करता था जो वास्तव में बहुत ही आरामदेह और आरामदायक था। उसी समय एक खंगती हुई आवाज आई, छोटे मूर्ख सम्राट, तुम फिर से सुस्त हो गए। अपना सिर घुमाकर लिन बेईफान ने देखा कि याओ याओ खिड़की के पास बैठी है, अभी भी परिचित पतले काले कपड़े पहने हुए, अपने पैरों को झुला रही है और एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही है। लिन बेईफान ने कहा, याओ याओ, क्या आपको इतने कम कपड़े पहनने से ठंड नहीं लगती? याओ याओ ने अपना सिर हिलाया, हम मार्शल कलाकारों के अंदर ठंड से बचने के लिए सच्ची क्यों होती है, इसलिए हमें इसका एहसास नहीं होता। भले ही तुम कहो कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, लेकिन मैं तुम्हारे इस तरह के कपड़े पहनने से बहुत चिंतित हूँ। यहाँ आओ और गर्म हो जाओ। ठीक है, याओ याओ ने खुशी खुशी सहमति दे दी और एक फुफकार के साथ वह लिन बेईफान के बगल वाली कुर्सी पर आ बैठी और उसके साथ आग के पास गर्म होने के लिए अपने छोटे छोटे हाथ पैर फैला दिए। याओ याओ, तुम गलत जगह पर बैठे हो, लिन बेईफान ने कहा। याओ याओ उलझन में थी, गलत सीट पर बैठ गई। अगर मैं यहाँ नहीं बैठूं तो मुझे कहाँ बैठना चाहिए? लिन बेईफान ने अपनी बाहें खोली, आओ मेरी बाहों में बैठो। याओ याओ लगातार हैरान थी, क्यों? लिन बेईफान ने शांति से कहा, बाहर बहुत ठंड है, लेकिन मेरा आलिंगन वसंत की तरह गर्म है, इसलिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इसे बंद करो, तुम मूर्ख सम्राट स्पष्ट रूप से मेरा फायदा उठाना चाहते हो। याओ याओ तुम पर कोई ध्यान नहीं देगी। याओ याओ ने अपनी छोटी नाक सिकोड़ ली, लिन बेईफान के आलिंगन के लिए बहुत तिरस्कार दिखाया, फिर भी उसने खुद को लिन बेईफान के और भी करीब पाया। अपना छोटा सा मुंह खोलते हुए वह बड़बड़ाने लगी, छोटे मूर्ख सम्राट, मैं अभी बाहर टहलने गई थी और मैंने देखा कि तुम्हारा ग्रेड बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। बहुत सारे घर हैं, लोग नए कपड़े पहन रहे हैं, सभी मुस्कुरा रहे हैं और खुश हैं। ग्रेड बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, हर बार जब मैं वापस आती हूँ तो धरती हिला देने वाले बदलाव होते हैं। बेशक, आपको क्या लगता है इस देश का मालिक कौन है? लिन बेईफान ने गर्व से कहा। और उन्हें? याओ याओ ने छाया में छिपे लियू यूनुच और बाईजू की ओर इशारा किया और आश्चर्य से कहा, उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है, याओ याओ को लगता है कि अब वह उनसे मुकाबला नहीं कर सकती। वह सचमुच बहुत आश्चर्यचकित थी और पूरी तरह से हैरान थी कि कैसे इन लोगों ने इतने कम समय में इतना सुधार कर लिया। विशेषकर बाईजू, जो छाया में दुबका हुआ था, पहले से ही उसके लिए एक बड़ा खतरा बन रहा था। याओ याओ स्वाभाविक रूप से उनकी बढ़ी हुई ताकत का एक कारण है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों? लिन बेईफान ने पूछा। याओ याओ ने उत्सुकता से सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वे सभी एक खजाना खा चुके हैं। लिन बेईफान ने ताली बजाई और कहा, लियू नपुंसक, आइटम सामने लाओ। हाँ महाराज, हिजड़े लियू ने एक जेड बॉक्स प्रस्तुत किया। इसे खोलते ही याओ याओ चौंक गई, यह क्या है? ये तो आंख की पुतली जैसा दिखता है। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, यह पौराणिक 9 आंखों वाले सफ़ेद जेड लोड स्पॉट का बीज है, जो एक प्राकृतिक खजाना है। इसे खाने से चोटें ठीक हो सकती हैं या अगर चोट न लगी हो तो व्यक्ति की क्षमताएं बढ़ सकती हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है। वे इसलिए मजबूत हुए क्योंकि उन्होंने इस कमल के बीज का सेवन किया था। तो यह ऐसा ही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसा आश्चर्य भी हो सकता है, याओ याओ ने आश्चर्य से कहा। उस समय लिन बेईफान ने कमल के बीज को याओ याओ की ओर धकेला और कहा, याओ याओ, मैं ये बीज तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे लिए? याओ याओ एक बार फिर चौंक गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन बेईफान की आंखों में घूरते हुए उसने अविश्वास में पूछा, आप मुझे इतना कीमती कमल का बीज देने जा रहे हैं? लिन बेईफान ने सिर हिलाया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, याओ याओ, तुमने इस समय मेरी बहुत मदद की है। तुमने कुलीन परिवार की नाकाबंदी को तोड़ दिया है और हमें भोजन और कई अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान की है। हमारे महान जिया का तेजी से उत्थान तुम्हारा बहुत बड़ा ऋण है। इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊं। शायद कुछ सोना, चांदी और गहने। याओ याओ की आंखें चमक उठी, यह एक संभावना है, लेकिन ये बहुत आम बात है, उपहार के योग्य नहीं। याओ याओ, या शायद आपकी सुरक्षा के लिए कुछ दिव्य हथियार या गुप्त मार्शल आर्ट मैनुअल। याओ याओ की आंखें फिर चमक उठी, ये भी एक संभावना है, लेकिन मैं नहीं चाहता था। याओ याओ, सौभाग्य से इस बार मुझे 9 आंखों वाले सफ़ेद जेड कमल के फली से कमल के बीज प्राप्त हुए, इसलिए मैं आपको उनमें से एक बीज दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। याओ याओ ने बॉक्स में कमल के बीज को देखा, फिर लिन बेईफान को देखा, क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? इतना खजाना, तुम इसका पूरा इस्तेमाल किसी दूसरे विशेषज्ञ को विकसित करने के लिए कर सकते हो। इसमें क्या सहना है? क्या हमें वाकई अपने बीच इतना स्पष्ट अंतर रखने की ज़रूरत है? लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा। याओ याओ का शरीर थोड़ा कांप उठा, स्पर्श हुआ, आप? लिन बेईफान ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से याओ याओ के छोटे सिर को सहलाते हुए गहरे स्नेह से बोला, मैं अपना शरीर भी तुम्हें दे दूंगा। याओ याओ, लिन बेईफान ने अपना सिर नीचे किया और नर्म, शर्मीली आवाज में पूछा, याओ याओ, तुम्हें ये कब चाहिए? याओ याओ, अब क्या होगा? प्यार के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। याओ याओ, कुछ क्षण बाद, लिन बेईफान, ओह ओह ओह, हम्फ, मुझे यह उपहार बहुत पसंद आया, इसलिए मैं इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करूंगा।
याओ याओ ने साहस और प्रभावशाली तरीके से घोषणा की, इस कमल के बीज के साथ मेरी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और मैं उस महिला को दबाकर एक सूक्ष्म क्यूई मास्टर बन जाऊंगा। लिन बेईफान ने खुशी से सिर हिलाया, ठीक है, जब आपने उसे दबा दिया है तो उसे मेरे बिस्तर पर ले आओ और मैं आपको उसे वश में करने में मदद करूंगी। याओ याओ ने अपनी आंखें घुमाई, मूर्ख सम्राट, मुझे यह नहीं चाहिए, ये तो बस आपको मुफ्त में दावत देना होगा। दरअसल आपसे मिलने के अलावा मुझे आपको एक और महत्वपूर्ण बात बतानी है। यह क्या है? लिन बेईफान ने पूछा। महान ली राजवंश के 9वें राजकुमार लितियान की ओंग आपके महान जिया में आ रहे हैं। लिन बेईफान हैरान था, एक राजवंश का राजकुमार मेरे साथ यहाँ क्या कर रहा है? बेशक, वह आपको परेशानी देने के लिए यहाँ है। याओ याओ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, उस राजकुमार और चाई युक्सिन का स्वामी एक ही है। वह चाई युक्सिन का छोटा भाई है और हमेशा से चाई युक्सिन का बहुत शौकीन रहा है। दूसरे शब्दों में, तुम प्रेम में उसके प्रतिद्वंद्वी हो। मैं देखता हूँ, ये तो एक साधारण राजवंशीय राजकुमार है। उसे आने दो, क्या मुझे उससे डरना चाहिए? लिन बेईफान ने चिंता को खारिज कर दिया। याओ याओ ने घबरा कर कहा, तुम्हें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। आखिरकार वह राजवंश का राजकुमार है, एक कुलीन व्यक्ति। उसे अपमानित करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, खासकर तब जब तुम एक महान साम्राज्य के सम्राट हो। चिंता मत करो, मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करूंगा। उसे मेरी पहचान का पता निश्चित रूप से नहीं चलेगा जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगा। याओ याओ, बहुत सारी चेतावनियों और सलाह के बाद याओ याओ अनिच्छा से वहां से चली गई। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 96.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C96.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 96.2। 3 दिन बीत गए। एक शानदार गाड़ी ग्रेट जिया की सीमा पर पहुंची और उसमें से शानदार वस्त्र पहने लोगों का एक समूह उतरा जिससे कुलीनता का आभास हो रहा था। उनमें एक युवक भी था जो न केवल सुंदर था बल्कि अभिजात वर्ग की आभा भी बिखेर रहा था और अन्य लोग उसका आदर करते थे। महामहिम, महान जिया आगे है, एक परिचारक ने श्रद्धापूर्वक कहा। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ आधे साल पहले ग्रेट जिया एक छोटा सा राज्य था जो राष्ट्र और लोगों दोनों के मामले में कमजोर था। हालांकि पिछले कई महीनों में जब से वह मूर्ख सम्राट सिंहासन पर बैठा है, जिया साम्राज्य ने छलांग और सीमा से विकास किया है। जनसंख्या बढ़ रही है, सैन्य शक्ति बढ़ रही है और राष्ट्र समृद्ध हो रहा है। सिर्फ 2 महीने पहले इसे एक महान राज्य का दर्जा दिया गया था जिसे हर जगह से सम्मान मिल रहा था। जब महामहिम ने अपने स्वर में विनम्रता के भाव के साथ अपना सिर थोड़ा हिलाया तो युवक ने गर्व से घोषणा की, भले ही यह एक महान राज्य बन गया हो, लेकिन महानली के सामने क्या यह अभी भी एक छोटा राज्य नहीं है? महामहिम सच बोल रहे हैं। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया, उनके चेहरों पर गर्व के भाव दिखाई दे रहे थे। चाहे वह छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य, कोई भी महानली राजवंश की तुलना नहीं कर सकता। लोगों का ये समूह कोई और नहीं बल्कि महानली राजवंश का 9वां राजकुमार था जो अपने निजी रक्षकों और परिचारकों के साथ दूर से आया था। 9वें राजकुमार ने आसमान की ओर देखा और कहा, बहुत देर हो गई है, चलो जल्दी चलते हैं। मैं खुद देखना चाहता हूं कि बड़ी बहन को ले जाने वाले आदमी में कैसी कैसी योग्यताएं हैं। एक मूर्ख सम्राट, उसकी तुलना महाराज से कैसे की जा सकती है? किसी ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा। 9वें राजकुमार ने दिल खोलकर हंसते हुए आत्मविश्वास से अपनी मुट्ठी भींची और कहा, मैं भी यही सोचता हूं, इसीलिए मैं खुद आया हूं। मैं निश्चित रूप से उसकी अहंकारी आत्मा को कुचल दूंगा और बड़ी बहन को उसके चंगुल से छुड़ा लूंगा। ये कहकर वह गाड़ी पर चढ़ गया और आगे चल दिया। इस समय लिन बेईफान ने पहले ही समूह पर ध्यान दिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। वे वास्तव में आ गए हैं। जीवन थोड़ा नीरस हो गया है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए उनके साथ अपना मनोरंजन करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने ईश्वर के हाथ का प्रयोग किया और साम्राज्य सैंडबॉक्स की ओर बढ़े। 1 घंटा बीत गया और अंततः आसमान काला पड़ने लगा। आलीशान गाड़ी अपनी राह पर चलती रही। न तो कोई गांव दिखाई दे रहा था और न ही मानव बस्ती का कोई चिन्ह। रुकना। 9वें राजकुमार ने गाड़ी का पर्दा उठाया और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, आखिर इतने समय बाद भी हमने कोई गांव क्यों नहीं देखा? एक अनुयायी ने बताया, महाराज, हम सीधे मुख्य सड़क पर गश्त कर रहे थे। तार्किक रूप से अब तक हमें लोगों या किसी गांव का सामना करना चाहिए था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, जो वास्तव में अजीब है। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या हम खो गए हैं? आखिरकार हम इस इलाके में अजनबी हैं। 9वां राजकुमार गाड़ी से उतरा और बोला, तुम जाओ और किसी को आगे के इलाके का पता लगाने के लिए भेजो। जब वे और जानकारी जुटा लेंगे तो वापस आ जाएंगे। अच्छा, यहीं आराम करो और कुछ खाओ। हाँ महाराज। उन्होंने निरीक्षण के लिए एक इन्नेट विशेषज्ञ को भेजा। हालांकि 2 घंटे बीत गए और अभी भी उनके लौटने का कोई संकेत नहीं मिला।
नौवें राजकुमार ने पहले ही झपकी ले ली थी और जागने पर उसने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, एक यांग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अपनी गति से उसे अब तक 400 ली से अधिक की दूरी तय कर लेनी चाहिए थी, वह शायद राजधानी शहर तक भी पहुंच गया होगा। TLN 1 ली इक्वल 0.5 किलोमीटर। महाराज, क्या कुछ हुआ होगा? किसी ने सावधानी से पूछा। क्या हो सकता है? ये तो एक छोटा सा राज्य है, यहाँ कोई भी ऐसा स्वामी नहीं है जो एक यांग को रोक सके। नौवें राजकुमार ने सोचा, फिर भी यह असंभव नहीं है कि कोई दुर्घटना घटित हुई हो। अपने बगल में खड़े गार्ड की ओर मुड़ते हुए उसने आदेश दिया, एजिंग, जाकर जांच करो। तुम्हें 1 घंटे के अंदर वापस आना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ महाराज। दूसरा दल तुरंत चला गया, लेकिन 1 घंटा बीत गया और उसके लौटने का कोई संकेत नहीं मिला। नौवें राजकुमार के दल के दिलों में एक आशंका जाग उठी, क्या एजिंग के साथ भी कुछ हुआ होगा? महाराज, समूह नौवें राजकुमार की ओर देख रहा था और उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। नौवें राजकुमार को कुछ उलझन महसूस हुई, लेकिन पास में ही एक बुजुर्ग को अपनी आंखें बंद करके आराम करते हुए देखकर उसे तसल्ली हुई और उसने कहा, उन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये रास्ता अशुभ लगता है, हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए और जल्दी से ग्रेट्स या राजधानी शहर की ओर बढ़ना चाहिए। मेरी बड़ी बहन का वहाँ कुछ प्रभाव है, हमें जिंग और एक यान को खोजने में उसकी सहायता मांग सकते हैं। हाँ महाराज। अब तक आकाश धीरे धीरे उज्ज्वल हो चुका था और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। हालांकि अजीब बात यह थी कि वे जिस भी रास्ते से गए उन्हें एक भी व्यक्ति नहीं मिला, यहाँ तक कि एक घर भी नहीं। चारों ओर हरे भरे पहाड़ और स्वच्छ जल के अलावा कुछ नहीं था जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। सब लोग रुके। नौवां राजकुमार एक बार फिर गाड़ी से बाहर निकला, सूर्य की स्थिति को देखा जो पहले से ही आकाश में ऊपर था, और पूछा, क्या हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, हम सचमुच खो गए हैं। हमने किसी स्थानीय व्यक्ति से रास्ता पूछने का इरादा किया था, लेकिन अब तक हमें एक भी व्यक्ति नहीं मिला है जो हमारे लिए वास्तव में परेशान करने वाला है। गार्ड ने बताया, इसकी चिंता मत करो, हमारे पैरों के नीचे का रास्ता गलत नहीं हो सकता। नौवें राजकुमार ने उनके पैरों के नीचे आधिकारिक सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो इस सड़क पर चलते रहें, हम अंततः वहां पहुंच जाएंगे। समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन दोपहर तक उन्हें अभी भी एक भी व्यक्ति नहीं मिला था। उनके पास आराम करने, पानी पीने और कुछ खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनमें से कुछ लोग एकत्र हुए और धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। क्या आपको लगता है कि हमने कुछ बुरी चीज का सामना किया है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम शायद उस स्थिति से गुजरे हैं जिसे किंवदंतियों में दीवार से टकराने वाला भूत कहा जाता है, जहां हम दिशाएं नहीं समझ पाते और चाहे हम कैसे भी चलें, हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। लेकिन अब तो दिन हो गया है, क्या भूत बाहर आ सकते हैं? साधारण भूत तो नहीं कर सकते, लेकिन भूत राजा के बारे में क्या? मुझे संदेह है कि एजिंग और एक यान का सामना किसी भूत से हुआ होगा। जितना अधिक आप इसे कहेंगे, यह उतना ही अधिक संभव लगेगा। जितना अधिक सभी लोग चर्चा करते, उतना ही अधिक उनके दिल में बेचैनी महसूस होती। नौवें राजकुमार ने भौहें सिकुड़ी और डांटा, पुरुषों को अलौकिक शक्तियों और अराजकता के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में भूत कैसे हो सकते हैं? ये सिर्फ हमें डराने वाला है। जब हमने भरपेट खा पी लिया, तो चलिए अपने रास्ते पर चलते हैं। समूह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा और 2 घंटे जल्दी ही बीत गए। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान काला हो गया। इस समय बाहर खड़े सेवक और पहरेदार घबराकर चिल्लाने लगे, महाराज, महाराज, बाहर आइए और देखिए, इस शोरगुल का कारण क्या है? नौवां राजकुमार कुछ चिढ़कर अपनी गाड़ी से बाहर आया, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसका चेहरा खराब हो गया, क्योंकि उसने एक बड़ा पेड़ देखा। कल रात वे इसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और जमीन पर उनके छोड़े निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। क्या हम वापस उसी स्थान पर आ गए हैं? हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 97.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C97.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 97.1। सभी ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर गहरा सदमा था। वे पूरे दिन मार्ग का सख्ती से पालन करते हुए चलते रहे, फिर भी न जाने क्यों वे पुनः वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। ये कितनी विचित्र घटना है। ये तो भूत के दीवार से टकराने वाली घटना होगी। हमने कुछ बुरी चीज का सामना किया है, यहाँ भूत हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एजिंग और एक यान को पहले भी भूतों का सामना करना पड़ा हो? क्या अब हमारी बारी है? भीड़ ने आश्चर्य से अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाया। इस समय स्वयं नौवां राजकुमार भी शांत नहीं रह सका। किसने सोचा होगा कि एक साधारण यात्रा ऐसी विचित्र घटनाओं को जन्म देगी? उसके दिल में एक भयानक विचार उभरा, क्या ये हो सकता है कि हमने सचमुच किसी बुरी चीज का सामना किया है?
वह अपने सिर को घुमाकर अपने बगल में बैठे उस बुजुर्ग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका, जो उसका निजी अंगरक्षक था और अब उसका एकमात्र सहारा था। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और शांति से बोला, सब लोग घबराएं नहीं। इस दुनिया में भूत बिल्कुल नहीं है। मैं दशकों से नदियों और झीलों में घूमता रहा हूँ, हजारों या दसियों हजार लोगों को मारा है, लेकिन मुझे कभी भूत नहीं मिला। हम अभी जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं वह किसी तरह की असाधारण संरचना हो सकती है, या तो प्राकृतिक रूप से या मानव निर्मित, लेकिन यह निश्चित रूप से भूत नहीं है। खुद को डराए नहीं। 9वें राजकुमार ने पुकारा, एल्दम्यू की बात सुनो, सभी लोग शांत हो जाओ, अपने आप को मत डराओ। दोनों के आश्वासन के बाद आखिरकार सभी लोग शांत हो गए। 9वें राजकुमार ने सलाह मांगी, एल्दम्यू, क्या ये वास्तव में एक संरचना है? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से सिर हिलाया, यह बहुत संभव है, और यह अत्यधिक संभव है कि यह मानव निर्मित हो, क्योंकि अगर यह प्राकृतिक होता तो इसे बहुत पहले ही दूसरों ने खोज लिया होता और यहाँ कोई रास्ता नहीं होता। एल्दम्यू ने जो कहा वह बहुत सही है। तो फिर हम इस संरचना से कैसे बाहर निकल सकते हैं? 9वें राजकुमार ने पूछा। जहाँ तक संरचनाओं की बात है, मैं उन्हें नहीं समझता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ। अगर हम उस व्यक्ति को खोज लें जिसने संरचना बनाई है, तो हम निश्चित रूप से इस भव्य संरचना को सुलझा सकते हैं और इस जाल से बच सकते हैं। उसी क्षण एल्दम्यू के कान फड़कने लगे और वह अचानक जंगल की ओर दौड़ पड़े। 9वें राजकुमार ने पुकारा, एल्दम्यू, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने किसी को देखा है, संभवतः वही जिसने ये संरचना बनाई थी। मैं उसे पकड़कर वापस लाऊंगा। 9वें राजकुमार ने फिर पुकारा, लेकिन मेरा क्या होगा? महाराज, निश्चिंत रहें, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। वह आदमी गायब हो गया था और 9वां राजकुमार कुछ हद तक असहाय था, क्योंकि उसने सभी को शांत किया, सब लोग यहाँ आराम से रहो। एक बार एल्दम्यू वापस आ जाए तो हम इस मुश्किल से बच पाएंगे। हाँ महाराज। हालांकि 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी एल्दम्यू वापस नहीं आए। 9वें राजकुमार और अन्य लोग घबरा गए। 1 घंटा हो गया है और एल्दम्यू अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या उनके साथ कुछ हुआ है? बकवास मत करो। एल्दम्यू एक शीर्ष इंपीरियल क्यूई मास्टर है। ग्रैंड मास्टर के अलावा कौन उसे नुकसान पहुंचा सकता है? लेकिन फिर भी वह इतने लंबे समय से चला गया है। क्या ये सच में हो सकता है कि हमने भूत का सामना किया है? कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भूत के सामने वह बेकार है। आप जो कह रहे हैं वह बहुत सही है। इस समय 9वें राजकुमार ने खांसते हुए कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, खुद को डराओ मत। अच्छी तरह से आराम करो और अपनी ताकत इकट्ठा करो। एक बार एल्दम्यू वापस आ जाए तो हम निकल सकेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ महाराज। सभी ने सिर झुका लिया, उदासीन। रात जल्दी बीत गई। 9वां राजकुमार अचानक नींद में चला गया, फिर वह हड़बड़ा कर उठा, गाड़ी से बाहर निकला और सबसे पहले उसने कहा, क्या एल्दम्यू अभी तक वापस नहीं आए हैं? अभी नहीं महाराज। 9वें राजकुमार ने थोड़ा सिर हिलाया, उसका मूड थोड़ा भारी हो गया। तभी उसने देखा कि समूह में से कोई गायब है और पूछा, अजिन कहाँ है? मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? महाराज, वह अभी शौच के लिए गया था। TLN, शौचालय। अच्छा ऐसा है। 9वें राजकुमार ने सहजता से पूछा, वह कितने समय से गायब है? लगभग उतना ही समय जितना आधी अगरबत्ती जलाने में लगता है। 9वें राजकुमार की आत्मा जागृत हुई और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अगर यह सिर्फ एक छोटी सी बात है तो इसे ठीक करने में आधा अगरबत्ती का समय भी नहीं लगेगा। जिनको कुछ नहीं हो सकता था, है न? ऐसा नहीं करना चाहिए था, है न? सभी ने एक दूसरे को देखा। हो सकता है कि वह किसी बड़े अवसर का लाभ उठा रहा हो। जिन एक आलसी व्यक्ति है, उसके लिए अपने पैरों को घसीटना बिल्कुल सामान्य बात है। वह बहुत जल्द वापस आ जाएगा। लेकिन इंतजार का समय आधा अगरबत्ती लंबा हो गया और अजिन वापस नहीं लौटा। सबके दिलों में एक बुरी भावना उठ रही थी, क्या अजिन को भी कुछ हो गया होगा? एक सेवक जो उससे अच्छे संबंध रखता था खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैं जाकर देखता हूँ। हो सकता है कि शौच करते समय उसे नींद आ गई हो, ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं। इसे जल्दी करो। 9वें राजकुमार ने कहा। लेकिन आधी अगरबत्ती जलने के बाद भी उसे ढूंढने गया व्यक्ति वापस नहीं लौटा। सबके दिल फिर से बैठ गए, क्या उसके साथ भी कोई दुर्भाग्य हुआ होगा? कोई व्यक्ति इतने कम समय में कैसे गायब हो सकता है? इसके बाद सभी का बात करने या सोने का मन नहीं रहा और माहौल अत्यंत गमगीन हो गया। केवल जलती हुई लकड़ियां ही चटकती और फूटती थीं। भोर धीरे धीरे हो रही थी। जो 3 लोग गए थे उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। सभी लोग चिंतित थे और उनमें से एक ने पूछा, महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ स्थिति बहुत अजीब है, हमें अब से अलग नहीं होना चाहिए। 9वें राजकुमार ने शांत भाव से कहा, हमें खाने, पीने और सोने के लिए एक साथ रहना चाहिए। अगर हमें शौच भी जाना हो तो वह भी हमारी नज़र में होना चाहिए, 30 फीट से ज़्यादा नहीं, 15 फीट से ज़्यादा नहीं। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हम अपनी यात्रा जारी रखें? यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, हमें चलते रहना होगा, लेकिन दिशा बदलनी होगी, पीछे मुड़ना होगा। हाँ महाराज। एक बार फिर वे विपरीत दिशा में अपने कदम पीछे खींचते हुए चल पड़े।
हालांकि एक दिन की यात्रा के बाद उन्हें एक बार फिर वह परिचित पुराना पेड़ और उसके पीछे छोड़े गए निशान मिले। नहीं, हम फिर यहाँ क्यों आए हैं? सभी लोग थोड़ा घबरा गए। तीसरे दिन उन्होंने एक और रास्ता चुना और फिर से चल पड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन रात होने तक वे उसी स्थान पर वापस आ गए। चौथे दिन वे पुनः चल पड़े, इस बार भिन्न दिशा में। लेकिन शाम तक वे पुनः उसी स्थान पर आ गए। हर कोई टूटने की कगार पर था। ऐसा क्यों था कि चाहे वे कितना भी चलें, वे इस जगह को छोड़ नहीं पा रहे थे? क्या उन्हें जीवन भर यहीं फंसे रहना था? नौवां राजकुमार बहुत थक गया था। वह भी टूटने की कगार पर था, लेकिन समूह के स्तंभ के रूप में वह टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपने हौसले को मजबूत करते हुए उसने कहा, सब लोग घबराएं नहीं। हमने पहले ही कई दिशाएं आजमा ली हैं और अभी भी कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमने नहीं आजमाया है। हम हर प्रयास के साथ सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर मुझे कुछ हो गया और मैं लापता हो गया तो मेरे शाही पिता निश्चित रूप से हमें बचाने के लिए कुशल बचाव दल भेजेंगे। इसलिए कृपया अपना मन शांत रखें। एक दिन हम निश्चित रूप से अपना रास्ता खोज लेंगे। नौवें राजकुमार द्वारा सांत्वना दिए जाने पर अंततः सभी लोग शांत हो गए। रात्रि भोजन के बाद शरीर और मन दोनों से थककर वह गहरी नींद में सो गया। जब वह एक बार फिर जागा और गाड़ी से बाहर निकला तो ये देखकर भयभीत हो गया कि सभी लोग गायब हो गए थे। यहाँ तक कि गाड़ी खींचने वाले घोड़े भी गायब हो गए थे और वह अकेला रह गया था। नौवां राजकुमार आखिरकार घबरा गया, सब कहाँ हैं? तुम सब कहाँ चले गए? क्या मैंने इस बात पर जोर नहीं दिया था कि हमें अलग नहीं होना चाहिए? तुमने मेरे आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे की? मेरे पास वापस आओ, वापस आओ। वह कई बार चिल्लाया, उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। 1 घंटा और बीत गया, फिर भी कोई वापस नहीं आया। नौवें राजकुमार को अंततः एहसास हुआ कि ये लोग भी गायब हो गए थे। उसके अंदर चिंता उमड़ पड़ी, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? उसने गाड़ी का निरीक्षण किया और पाया कि भोजन गायब था, साथ ही उसके पास जो सोना, चांदी, जवाहरात और पैसा था वह भी गायब था। ऐसा लगता है कि मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसने गाड़ी छोड़ दी और एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर वह पहले कभी नहीं गया था और एक बार फिर चल पड़ा। उसने अपनी चाल कौशल का प्रयोग किया और फिर परिणामों की परवाह किए बिना पूरी ताकत से भागने लगा। रास्ते में उसे अब भी कोई नहीं मिला और न ही कोई गांव दिखा। दोपहर तक उसे उस पेड़ के पास वापस भागना पड़ा, लेकिन गाड़ी गायब हो चुकी थी। उन्होंने दुर्भाग्य पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और एक बार फिर यात्रा पर निकल पड़े। शाम तक वह पुनः वापस भाग गया। ये वास्तव में एक भूत को देखने जैसा है, चाहे मैं कितना भी भागूं, मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसने अपने पेट को छुआ, जो पहले से ही भूख से फूला हुआ था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यद्यपि चारों ओर पेड़ और घास की जड़ें थीं, लेकिन एक राजकुमार होने के नाते जो बचपन से ही विलासिता और बढ़िया भोजन का आदी था, वह खुद को ऐसी चीजें खाने के लिए नहीं ला सका और केवल भूख और आराम सहन कर सकता था। भोर होने पर वह एक बार फिर बाहर निकलने का रास्ता तलाशने निकल पड़ा। इस प्रकार 5 दिन बीत गए। नौवां राजकुमार भूखा और कमजोर था, उसका पेट गुर्रा रहा था और उसकी पीठ छाती से चिपकी हुई थी। वह जमीन पर लेटा हुआ था, उसमें हिलने की इच्छा नहीं थी। जंगल में बार बार भागने की वजह से उसके कपड़े फट गए थे और उसके जूतों के तले घिसकर चिकने हो गए थे, जिनमें अब कई छेद हो गए थे। चेहरा धोने का मौका न मिलने और बालों की देखभाल करने वाला कोई न होने की वजह से वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त और उदास दिख रहा था। करीब से देखने पर पता चला कि वह एक भिखारी से अलग नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा। मरने से पहले मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक बार फिर से सीनियर बहन से मिलना होगा। उस उत्साही और सुंदर चेहरे की छवि मन में आए और वह मोहित हुए बिना नहीं रह सका। एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान में फूट पड़ा, वरिष्ठ बहन, मैं कितना चाहता हूँ। उसी समय कहीं से एक पत्थर आया और उसके सिर पर आकर लगा। आउच! वह बेहोश हो गया था और उसके सिर पर एक गांठ सी सूज गई थी। इस समय तक 10 दिनों तक खेलने के बाद लिन बेईफान को लगा कि अब उसे बाहर जाने देना चाहिए। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 97.2। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C97.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 97.2। एक और रात की नींद के बाद नौवें राजकुमार ने अपने सिर पर लगे उस पत्थर को छूते हुए धीरे से उठते हुए कहा, अरे यार, ये पत्थर कहाँ से आया? यह मेरे सिर पर आकर लगा, बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसके कान फड़कने लगे और वह उत्साहित हो गया, कोई! मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं बच गया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और आवाज़ की दिशा की ओर दौड़ा।
अंत में उन्होंने एक बैलगाड़ी देखी जिस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो पूरी तरह से शांत और संतुष्ट होकर एक अज्ञात राग गाते हुए बैलगाड़ी चला रहा था। यह उस गाथागीत की ध्वनि थी जिसने उसे अपनी ओर खींचा था। उत्साह से हाथ हिलाते हुए वह बैलगाड़ी के आगे की ओर बढ़ा। रुको, मेरा रुको। बूढ़े ने बैलगाड़ी रोकी और उसे सावधानी से देखते हुए कहा, जवान, तुम क्या चाहते हो? मेरा ये बैल थोड़ा गुस्सैल है, अगर मैं इसे न पकड़ता तो तुम इसके सींगों से उड़ जाते। ये कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें इतना उत्साहित देखकर बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, नौवां राजकुमार स्पष्ट और बहुत उत्साह से बोला। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मुझ जैसे बूढ़े आदमी को देखकर उत्साहित होने की क्या बात है, अजीब आदमी। तभी उसके पेट से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। नौवें राजकुमार ने अपने पेट को पकड़ते हुए उत्सुक आंखों से बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? कई दिनों तक भूखे रहना, क्या आजकल भी लोग भूखे रहते हैं? बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या तुम किसी दूसरे देश से आए शरणार्थी नहीं हो? नौवें राजकुमार ने जोर से सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, मैं बाहर से आया एक शरणार्थी हूँ, यहाँ जीविका कमाने आया हूँ। ये बताता है, बूढ़े आदमी ने कहा। ग्रेट ज़िया में हमने मूल रूप से भूख को मिटा दिया है। जब तक आपके पास हाथ और पैर हैं और आप काम करने के लिए तैयार हैं, तब तक आप आमतौर पर भूखे नहीं रहेंगे। उसने अपने पास एक लकड़ी के बक्से में हाथ डाला और भाप से पके हुए बंस की एक प्लेट निकाली। चूंकि तुम बहुत दयनीय हो, इसलिए मेरे पास कुछ स्टीम्ड बंस हैं, उन्हें ले लो और खाओ। नौवें राजकुमार ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया और उन्हें भूख से खा लिया और कहा, धन्यवाद, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम सबसे अच्छे इंसान हो जिनसे मैं कभी मिला हूँ। मैं भविष्य में तुम्हें ज़रूर 100 गुना लौटाऊंगा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वे सिर्फ कुछ स्टीम्ड बंस हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि बदले में आप कड़ी मेहनत करें। मैं आपको बता दूं, ग्रेट ज़िया में आना आपके जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला है। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, आप निश्चित रूप से अपनी मनचाही जिंदगी जी पाएंगे। हाँ, आप सही हैं, धन्यवाद। कुछ उबले हुए बंस खाने के बाद नौवें राजकुमार को बहुत अधिक आराम और ऊर्जा महसूस हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि बिना किसी मसाले के सादे स्टीम्ड बंस इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। वे उन सभी विदेशी व्यंजनों से भी ज़्यादा स्वादिष्ट थे जो उसने कभी चखे थे, जिससे उसे और अधिक खाने की इच्छा हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भरपेट खाना खाने के बाद अब काम पर लगने का समय आ गया था। नौवें राजकुमार ने पूछा, बूढ़े आदमी, हम कहाँ हैं? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें पूछने की ज़रूरत है? ये तो ग्रेट ज़िया है। नौवें राजकुमार ने फिर पूछा, यहाँ से ग्रेट ज़िया राजधानी कितनी दूर है? मुझे किस तरफ जाना चाहिए? बूढ़े आदमी ने आगे की ओर इशारा किया, ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 50 ली बाकी है। अगर तुम जल्दी चलो तो रात होने तक तुम उसे पा सकोगे। आह, मैं हैरान हूँ, इतनी दूर आकर क्या तुम्हें रास्ता नहीं पता? नौवें राजकुमार ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और पास ही की ओर इशारा करते हुए कहा, बूढ़े आदमी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं उस सड़क से आया हूँ, लेकिन यह अजीब है। मैं चलता रहा और फिर खो गया। बूढ़ा आदमी कुछ हैरान हुआ, तुम वहाँ से आए हो, लेकिन वहाँ तो कोई सड़क ही नहीं है। नौवें राजकुमार को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, वहाँ कोई सड़क कैसे नहीं हो सकती? मैं कई दिनों से वहाँ टहल रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। वे दोनों वापस चले गए, लेकिन उनके सामने का दृश्य देखकर नौवां राजकुमार दंग रह गया। चूंकि वह स्थान घास फूस से भरा हुआ था, इसलिए वहाँ कोई सड़क भी नहीं थी। नौवें राजकुमार को और भी अधिक ठंड महसूस हुई, उसका रंग पीला पड़ गया। मैं जानता था, बूढ़े ने कुछ गुस्से से कहा, यहाँ तो कोई सड़क ही नहीं है। क्या तुम पर जादू कर दिया गया है या तुम जानबूझकर मेरा मनोरंजन कर रहे हो? कृपया मेरी बात सुनो, बूढ़े आदमी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैं सचमुच जादू से ग्रसित हो सकता था। नौवें राजकुमार के बार बार क्षमा मांगने पर बूढ़े व्यक्ति ने उसे माफ कर दिया। नौवां राजकुमार राजधानी शहर जाना चाहता था, लेकिन वह और अधिक अलौकिक मुसीबतों का सामना करने से डरता था, इसलिए वह बूढ़े व्यक्ति से लिपट गया। बूढ़ा व्यक्ति भी बाजार के लिए राजधानी शहर जाना चाहता था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वे दोनों साथ साथ चलेंगे। दोपहर में यात्रा शुरू करके हम दूसरे दिन सुबह तक राजधानी शहर पहुंच जाएंगे। बैलगाड़ी में बैठे हुए नौवां राजकुमार बहुत उत्साहित था। आखिरकार वह उस बड़ी बहन से मिलने की तैयारी कर रहा था जिसके लिए वह तरस रहा था। बड़ी बहन से मिलने के बाद उसे अपनी भावनाएं उस तक पहुंचानी चाहिए। उसे बताएं कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसे खोजने की कोशिश में वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ बहन से अपने लोगों को खोजने में मदद करने की भी विनती की। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरे दिन, जैसी कि उनकी आशा थी, वे ग्रेट ज़िया राजधानी शहर में पहुंच गए। जैसे ही वह शहर के द्वार से अंदर आया, नौवां राजकुमार दंग रह गया। सड़कों पर गाड़ियों और घोड़ों की चहल पहल थी, लोगों की आवाजाही करघे की शटल की तरह थी और आवाज़ों का शोर कानों को बहरा कर देने वाला था। पूरा शहर असाधारण रूप से जीवंत था। दुकानों में कई ऐसी वस्तुएं भी थीं जिनके नाम उसे याद नहीं थे, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं।
ये ग्रेट जिया की राजधानी है, ये बहुत समृद्ध दिखता है, किसी शाही राजधानी शहर से कम नहीं। उन्होंने कहा। बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी से उतरकर हंसा, मैं कभी दूसरे देशों में नहीं गया, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनकी राजधानी कैसी होती होगी, लेकिन ये जगह वाकई पहले से ज़्यादा समृद्ध और जीवंत हो गई है। वैसे यहाँ कानून व्यवस्था का बहुत सख्त प्रबंधन है, इसलिए बेवजह इधर उधर मत भागना और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल तो बिल्कुल मत होना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। चिंता मत करो, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, नौवें राजकुमार ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा आपको खुद को संबोधित करने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। कौन सा आम आदमी खुद को BNGNG कहता है? यह एक वर्जित बात है, क्या आप समझते हैं? TLN, कोई व्यक्ति खुद को शाही तरीके से संबोधित करता है। अब मैं समझ गया, नौवां राजकुमार बहुत ईमानदार था। आखिरकार अब उसके आसपास के लोग चले गए थे और उसकी हैसियत केवल नाम की ही रह गई थी। इसके अलावा उसके सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति ने उस पर बड़ी दया दिखाई थी, उसे मुसीबतों से बचाया था और भोजन उपलब्ध कराया था, बदले में वह कठोर नहीं हो सकता था। उसी समय कुछ दूरी पर शोर मच गया और सुरक्षाकर्मियों का एक समूह वहां आ गया, जो सड़क के दोनों ओर खड़े होकर किसी को भी पास नहीं आने दे रहे थे। वहां क्या हो रहा है? नौवें राजकुमार ने हैरान होकर पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से बोला, ये शाही रक्षक हैं, सम्राट ही आए होंगे। नौवें राजकुमार ने मन ही मन सोचा, बिल्कुल सही समय है। ये राजकुमार खुद देखना चाहता है कि मेरी बड़ी बहन को चुराने वाला आदमी कैसा दिखता है। उसी समय दूर से एक तीखी आवाज आई, महाराज आ गए हैं, आप श्रद्धा से घुटने क्यों नहीं टेके? महामहिम अमर रहें, सम्राट 10,000 वर्ष जिएं। आम लोगों ने घुटने टेककर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नौवें राजकुमार ने घुटने नहीं टेके, बल्कि वह लकवाग्रस्त होने का नाटक करते हुए बैलगाड़ी पर बैठ गया। लेकिन आसपास इतने सारे लोग होने के कारण किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भीड़ के स्वागत के बीच 6 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक शानदार सुनहरी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। नौवें राजकुमार ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और भव्य गाड़ी की ओर एक नज़र डाली। गाड़ी के अंदर एक युवक बैठा था जो ड्रैगन की पोशाक पहने हुए था और मुकुट पहने हुए था। उसकी तलवार जैसी भौहें और तारों भरी आंखें, उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी और उसका रूप सुंदर और असाधारण था। यहाँ तक कि नौवें राजकुमार को भी ईर्ष्या का एहसास हुआ। हालांकि वह अच्छा दिख रहा है, फिर भी वह एक मूर्ख सम्राट है जो बड़ी बहन के योग्य नहीं है। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 98.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 98.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 98.1। रुको, गाड़ी के अंदर एक और व्यक्ति है। वह एक महिला थी जिसकी मुद्रा कुछ कुछ परिचित लग रही थी। करीब से निरीक्षण करने पर नौवां राजकुमार हैरान और निराश हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चाई युक्सिन थी, वही वरिष्ठ बहन जिसे वह दिन रात चाहता था और जिसे वह अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। क्या वे वास्तव में एक ही गाड़ी में एक साथ बैठे हैं? नौवां राजकुमार तो एकदम हैरान रह गया। यह एक पुरुष और एक महिला का मामला था जो एक ही कमरे में अकेले थे। इस युग में सामाजिक शिष्टाचार बहुत सख्त था। पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए जब तक कि वे एक करीबी रिश्ता साझा न करें। यदि संबंध पर्याप्त अंतरंग नहीं था तो किसी भी संदेह से बचना आवश्यक था। एक ही कमरे में एक साथ रहना कुछ ऐसा था जिसके लिए निश्चित रूप से किसी भी अनुचितता से बचना आवश्यक था। फिर भी वे एक गाड़ी में एक साथ बैठे थे। हालांकि यह सिर्फ एक गाड़ी थी, फिर भी यह एक कमरा था, और इतनी छोटी जगह में वे ऐसा कैसे कर सकते थे? इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। वे बचपन से ही साथ रह रहे हैं, उनका रिश्ता बिल्कुल भाई बहन जैसा है। हाँ, ये सही है। बस ऐसे ही अपने आप को डराए नहीं। नौवें राजकुमार ने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे अपने सिर पर एक हरापन सा महसूस हो रहा था। इस बीच गाड़ी के अंदर लिन बेईफान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, युक्सिन, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, करीब आओ। ठीक है। चाई युक्सिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ठंड के मौसम और महामहिम के मार्शल आर्ट में कुशल न होने के कारण उनके लिए ठंड महसूस करना सामान्य बात थी। इसलिए वह उसके करीब आ गई और वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठ गए। नौवें राजकुमार का चेहरा एक पल में ईर्ष्या से हरा हो गया। वे वास्तव में एक साथ रह रहे हैं। वह अपनी बड़ी बहन के प्रति स्नेहपूर्ण आदर भाव रखता था और उसका पक्ष जीतने की चाह में वह हमेशा संयम और शालीनता से पेश आता था, सौम्य और सुसंस्कृत, एक निश्चित दूरी बनाए रखता था। यहाँ तक कि उसके 3 फीट के दायरे में आने पर भी उसे अपराधबोध होता था। फिर भी उसे ये देखकर निराशा हुई कि दूसरा आदमी उसके इतने करीब था कि वह उसकी गर्माहट महसूस कर सकता था। जानवर। नौवें राजकुमार ने अपने दांत पीस लिए। वह चाहता था कि वह लिन बेईफान को हटाकर उसकी जगह ले सके। इस पर ज्यादा मत सोचो। गाड़ी इतनी छोटी है, ये समझ में आता है कि वे एक दूसरे के करीब बैठते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है।
नौवें राजकुमार ने एक बार फिर अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भावनाओं से लाल हो गईं। ईर्ष्या लाल हो गई। उस समय लिन बेईफान फिर से बोला, युक्सिन, मेरे हाथ थोड़े ठंडे हैं। ठंडे हाथ? मुझे देखने दो। बिना ज्यादा सोचे समझे चाय युक्सिन ने लिन बेईफान का हाथ पकड़ लिया और कहा, वाकई वे काफी ठंडे हैं। ठंड के मौसम में ठंड लगना आसान है। मैं उन्हें तुम्हारे लिए गर्म कर दूंगा। बोलते समय उसने लिन बेईफान का हाथ पकड़ लिया और उसमें सच्ची क्यूई प्रवाहित करने लगी। वे वास्तव में एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। नौवें राजकुमार का चेहरा एक बार फिर हरा हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं, क्रोध से कांपने लगीं। इतने वर्षों के बाद भी उसने अपनी बड़ी बहन को छुआ तक नहीं था, और फिर भी वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। और वह इतनी मजबूती से पकड़ रही है। नौवां राजकुमार ईर्ष्या के कारण पागल हो गया था, उसके हृदय में आक्रोशपूर्ण दहाड़ गूंज रही थी। अरे नीच, उसे छोड़ दो। जल्दी से अपने पंजे बड़ी बहनों के नाजुक हाथों से हटाओ। तुम योग्य नहीं हो, मुझे करने दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। शायद ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मौसम ठंडा है और वे एक दूसरे को गर्माहट दे रहे हैं। बड़ी बहन बहुत दयालु है, अपने छोटे भाई की देखभाल करना स्वाभाविक है। आखिरकार वह उसका भाई ही है। नौवें राजकुमार ने एक बार फिर खुद को सांत्वना दी, लेकिन जब वह अपनी छाती को छूता है तो उसे अभी भी चुभन वाला दर्द महसूस होता है। वाह, ये तो बहुत ठंडा है, सर्दियों की बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। उस समय लिन बेईफान ने शरारती मुस्कान दी और कहा, युक्सिन, क्या तुम मुझे गले लगा सकती हो? चाय युक्सिन ने शर्माते हुए लिन बेईफान को मुक्का मारा, क्या तुम पागल हो? सबके सामने। लिन बेईफान फुसफुसाए, ये ठीक है, हर कोई नीचे देख रहा है, वे नहीं देखेंगे। चाय युक्सिन ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि यह वास्तव में मामला था, इसलिए उसने जल्दी से लिन बेईफान को गले लगाया और उसे एक चुंबन भी दिया। ये सब नौवें राजकुमार ने छाया से देखा और इससे उसे 100,000 टन का गंभीर झटका लगा। वे वास्तव में एक दूसरे को गले लगा रहे थे और यहाँ तक कि चूम भी रहे थे। नौवां राजकुमार इस आघात से स्तब्ध रह गया, उसका हृदय पूरी तरह टूट गया। इस समय किसी भी तरह की सांत्वना काम नहीं आ रही थी, क्योंकि वे दोनों सचमुच एक साथ थे। केवल प्रेमी ही इस तरह व्यवहार कर सकते हैं। नहीं, केवल एक बेशर्म जोड़ा ही इस तरह से काम करेगा। नौवें राजकुमार ने अपनी छाती पकड़ ली, उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह चाहता था कि वह दिल खोलकर रो सके। मुझे गाड़ी के अंदर नहीं, बल्कि नीचे होना चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि तुम दोनों कितने प्यारे हो। आलिंगन के बाद चाय युक्सिन ने उत्सुकता से खिड़की के बाहर देखा, ये देखकर राहत महसूस की कि किसी ने ध्यान नहीं दिया था। हालांकि भीड़ में से उसे एक परिचित व्यक्ति भी दिखाई दिया। रुको, गाड़ी रोको, लिन बेईफान ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है? मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी अपने कनिष्ठ सह प्रशिक्षु को देखा है। लिन बेईफान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, चूंकि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, तो चलिए उसे आमंत्रित करते हैं। अतः गाड़ी रुक गई और वे दोनों उतरकर नौवें राजकुमार की ओर चल पड़े। नौवें राजकुमार को, जो निराशा की गहराइयों में था, शरीर में झटका महसूस हुआ। उसकी बड़ी बहन वास्तव में उसकी ओर बढ़ रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बड़ी बहन ने उसे पहचान लिया हो? नौवें राजकुमार ने अपने आप को देखा और महसूस किया कि वह बहुत दयनीय स्थिति में है। उसके कपड़े फटे हुए और तार तार हो गए हैं, शरीर पर गंदगी है, उसकी सामान्य मुद्रा और दिखावट से कोई समानता नहीं है, वह सड़क पर एक भिखारी की तरह दिख रहा है। नहीं, मैं अपनी बड़ी बहन को मुझे इस तरह नहीं देखने दूंगा, खासकर उस मूर्ख सम्राट को नहीं, ये बहुत शर्मनाक होगा। वह तुरंत कार में गया और मुट्ठी भर कीचड़ निकालकर अपने चेहरे पर लगा लिया। पतुई, ये बहुत बुरी बदबू आ रही है, ये गाय का गोबर है और ये ताज़ा भी है, मैं लापरवाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस काम चला लूंगा। इस समय तक लिन बेईफान और एक अन्य व्यक्ति पहले ही नौवें राजकुमार के पास आ चुके थे। चाय युक्सिन उनका अभिवादन करने ही वाली थी कि तभी उसने गाय के गोबर से भरा चेहरा देखा, जिससे वह डरकर 2 कदम पीछे हट गई और बोली, आप कौन हैं और आपने अपने चेहरे पर गाय का गोबर क्यों लगाया है? बूढ़ा आदमी उनके पास घुटनों के बल बैठा था, उसे डर था कि नौवां राजकुमार सम्राट को परेशान करेगा। उसने जल्दी से समझाया, महाराज और जनरल को रिपोर्ट करते हुए, यह आदमी एक आम आदमी है जिससे मैं सड़क पर मिला था, एक शरणार्थी जो हमारे महान ज़िया में जीविका कमाने आया है। नौवें राजकुमार ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी और सिर हिलाया, ठीक है, ठीक है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, गोबर का कुछ भाग उसके अंदर चला गया। नौवां राजकुमार, खांसी खांसी। तो पता चला कि वह एक शरणार्थी है। अचानक सभी को एहसास हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके पास खड़ा एक पहरेदार जोर से चिल्लाया, महाराज को देखकर आप घुटने क्यों नहीं टेकते? नौवां राजकुमार हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। लिन बेईफान ने सही समय पर हाथ हिलाया, भूल जाओ। क्या तुमने उसे पूरे समय गाड़ी पर बैठे हुए नहीं देखा? शायद उसके पैर विकलांग हैं। हाँ महाराज। शाही रक्षक दल पीछे हट गया। लिन बेईफान ने चाय युक्सिन की ओर देखा, युक्सिन, क्या ये वास्तव में आपका कनिष्ठ भाई है? यह मैं किसी और को गलत हो सकता है। चाय युक्सिन ने झिझकते हुए कहा, मैं जिस छोटे भाई को जानता हूँ, वह राजवंश का एक राजकुमार है, जिसकी पहचान बहुत अच्छी है और स्वभाव भी असाधारण है।
वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं दिखता होगा। लिन बेईफान ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में कौन सा राजकुमार गाय का गोबर खाएगा? 9वां राजकुमार। लिन बेईफान की बातें सुनकर चाई युक्सिन को और भी यकीन हो गया कि उसने किसी और को गलत समझा था। सामान्य लोग तो गाय का गोबर भी नहीं खा सकते, लाड़ प्यार से पाला गया राजकुमार तो क्या खाएगा? लिन बेईफान ने अपना सिर घुमाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से हो? तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? मैं, 9वां राजकुमार अपना दिमाग खपा रहा था और धोखा देने का कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। लिन बेईफान ने अपने दिमाग की ओर इशारा करते हुए पूछा, इतने आसान सवाल पर आपको इतनी देर तक सोचने की ज़रूरत है? आप ज़्यादा बुद्धिमान नहीं लगते। क्या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? उनके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत समझाया, महाराज आपने वाकई सही कहा है। जब कल मेरा उससे सामना हुआ तो वह पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था, रो रहा था और हंस रहा था, और उसने ये भी दावा किया कि उसने दीवार पर भूत को मारते हुए देखा था। लेकिन दिन के उजाले में कोई भूत दीवार पर कैसे मार सकता है? लगता है वाकई उसके दिमाग में कोई समस्या है। बेचारे। लिन बेईफान ने अपने साथ आए हिजड़े से एक चांदी की सिल्लियां लीं और उसे 9वें राजकुमार की ओर फेंकते हुए कहा, ये पैसा तुम्हारे लिए है। इसका इस्तेमाल कुछ नए कपड़े खरीदने और अच्छा खाना खाने में करो और गाय का गोबर खाना बंद करो। ये सब स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। 9वां राजकुमार अपने पैरों के पास पड़ी चांदी की सिल्लियों को देखता रह गया। क्या मुझे भिखारी समझकर भीख दे दी गई? और जिस व्यक्ति ने मुझे दान दिया वह मेरा प्रतिद्वंद्वी है जिसने मेरी स्त्री को चुरा लिया। 9वें राजकुमार को तुरंत ही भारी अपमान का एहसास हुआ और उसने चांदी लेने से इनकार कर दिया। 9वें राजकुमार को वहां स्तब्ध खड़ा देखकर उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी चिंतित हो गया। तुम वहां क्यों खड़े हो? तुम अपने उपकारकर्ता की उदारता के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल क्यों नहीं झुक रहे हो? अपने उपकारकर्ता को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दें। और क्या इस बेंगोन को उसके सामने घुटने टेकने चाहिए? ये बिल्कुल असंभव है। 9वां राजकुमार गर्व से खड़ा होकर अपने हृदय में ये कह रहा था, इस जीवन में मैं स्वर्ग, पृथ्वी और अपने माता पिता के सामने घुटने टेक दूंगा, लेकिन मैं कभी भी किसी प्रेम प्रतिद्वंद्वी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। नहीं, मैं दान स्वीकार करूंगा। यह मनुष्य की गरिमा और गौरव का अंतिम अंश है। बूढ़ा आदमी 9वें राजकुमार को शांत देखकर और भी चिंतित हो गया। महाराज कृपया रुकें, हो सकता है कि वह फिर से मूर्खतापूर्ण काम कर रहा हो और उसे पता न हो कि क्या करना है। इस आम आदमी को उसकी मदद करने दो। ऐसा कहकर वह खड़ा हुआ और 9वें राजकुमार की कमर को बलपूर्वक नीचे झुका दिया। महामहिम, आपकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद। लिन बेईफान ने खुशी से चमकते चेहरे के साथ कहा, अच्छा। 9वां राजकुमार। इसके बाद लिन बेईफान और चाई युक्सिन गाड़ी में वापस आ गए और अपनी यात्रा जारी रखी। 9वें राजकुमार ने लिन बेईफान की विदा होती हुई छवि को देखा, क्रोध से कांप रहा था और अपने दांत पीस रहा था। एक महिला को चुराने का द्वेष और मुझ पर किया गया अपमान दोनों ही एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते। जल्दी या बाद में मैं इसका बदला 100 गुना नहीं 1000 गुना चुकाऊंगा। उसी समय उसके चेहरे पर लगा हुआ गोबर का रस उसके मुंह में टपकने लगा। 9वां राजकुमार। खांसी खांसी। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 98.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 98.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 98.2। इसके बाद उसके पास जो 1-2 चांदी के सिक्के बचे थे उनसे उसने अपने लिए नए कपड़े खरीदे और अच्छा खाना खाया, फिर किसी को खोजने निकल पड़ा। इस समय लिन बेईफान के हस्तक्षेप के बिना 9वें राजकुमार द्वारा लाए गए लोग अंततः अपनी दुर्दशा से बच निकलते हैं और राजधानी शहर में एकत्रित होते हैं, जहां उनकी मुलाकात 9वें राजकुमार से होती है। 9वें राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ, क्या सब ठीक हैं? महाराज, हम सब ठीक हैं। उस दिन अलग होने के बाद हम चलते रहे और पहाड़ों में रुकते रहे, लेकिन हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। कल तक तो हम अंततः अवरोध को तोड़ ही नहीं पाए थे। जब हम दूसरों को बताते हैं कि हमने दीवार पर भूत को टकराते हुए देखा तो कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करता। महामहिम, मैंने तो लगभग सोचा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। 9वें राजकुमार को बहुत राहत मिली। यह अच्छी बात है कि सभी सुरक्षित हैं। और आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपने अपने कपड़े क्यों बदले हैं? क्या आप ठीक हैं? 9वें राजकुमार का रंग कुछ अस्वाभाविक लग रहा था। ये राजकुमार भी स्वाभाविक रूप से अच्छा है। ये अतीत की बातें हैं, चलो उनके बारे में बात नहीं करते। हर कोई बता सकता था कि 9वें राजकुमार के पास स्पष्ट रूप से एक कहानी थी। हालांकि चूंकि वह इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने आगे कोई दबाव नहीं डाला। महाराज, अब हम क्या करें? अगला। 9वें राजकुमार की आंखें तेज हो गईं। हम महान ली राजवंश के 9वें राजकुमार के नाम पर महान जिया सम्राट का दौरा करेंगे। उसके सभी साथी वापस आ गए थे, जिससे उसका आत्मविश्वास एक बार फिर बढ़ गया।
इसके बाद नौवें राजकुमार ने अपना अजगर जैसा वस्त्र पहना, अपने बाल और रूप को संवारा तथा अपना महान और सुरुचिपूर्ण आचरण पुनः प्राप्त किया। वह बदला लेने और अपमान को धोने के लिए दृढ़ था। वह लिन बेईफान को एक नई छवि के साथ कुचलना चाहता था, उसे दिखाना चाहता था कि सच्चा सम्राट कौन था, जो वास्तव में उसकी वरिष्ठ बहन चाई युक्सिन के योग्य था। ग्रेट जिया शाही महल के भीतर। महामहिम को सूचित करें कि महान ली राजवंश के 9वें राजकुमार ली तियानकियोंग अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आ चुके हैं और अब महल के द्वार के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। लिन बेईफान मुस्कुराया, अभी भी विश्वासघाती इरादे पाल रहा है ना? उसे बुलाओ। महान ली राजवंश के 9वें राजकुमार महामहिम ली तियानकियोंग को महल में दर्शन के लिए बुलाया गया। 9वें राजकुमार अपने दल का नेतृत्व करते हुए साहसिक और प्रभावशाली तरीके से शाही महल के भव्य हॉल में दाखिल हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रेट जिया के नागरिक और सैन्य अधिकारी उसकी शान और व्यवहार से मोहित हो गए थे और निजी तौर पर स्वीकार कर रहे थे कि वह वास्तव में एक राजवंश का राजकुमार था और बचपन से ही उसमें शाही आचरण था जो कि बिल्कुल अलग था। हालांकि इस समय जब 9वें राजकुमार ने लिन बेईफान को देखा जो ऊपर बैठा था, उसका दिल गुस्से से भर गया। इस कमीने की वजह से उसने अपनी बड़ी बहन को चुरा लिया जिसे वह प्यार करता था और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा। उसने औपचारिकतावश झुककर कठोरता से कहा, मैंने महान जिया सम्राट को देखा है। इस दृश्य से कई मंत्रियों में असंतोष पैदा हो गया। यद्यपि आप राजवंश के राजकुमार हैं तथा कुलीन स्थिति में हैं, फिर भी किसी अन्य देश के सम्राट से मिलने जाते समय उचित शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। ये सम्मान की न्यूनतम शर्त है। लेकिन अब केवल एक प्रणाम से आप इतने रूखे हो गए, ये सचमुच अशिष्टता थी। ये स्पष्टतः उनके सम्राट के प्रति अवमानना का संकेत था। हालांकि लिन बेईफान को इसकी परवाह नहीं थी। किसी को इतना उत्तेजित कर देने पर उसका अपना आपा खो देना सामान्य बात है। यदि वे क्रोधित नहीं होते तो लिन बेईफान वास्तव में इस बात से सावधान हो जाता कि दूसरे व्यक्ति की क्षमता कितनी गहरी थी। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत स्वागत है महान ली 9वें राजकुमार, आप महान जिया में क्यों आए हैं? इस यात्रा का मेरा एक ही उद्देश्य है और वह है वरिष्ठ बहन चाई युक्सिन से मिलना। ये देखने के लिए कि वह यहाँ कैसे रह रही है, क्या वह ठीक है या उसे कोई शिकायत है। 9वें राजकुमार का स्वर कुछ आक्रामक था। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि 9वें राजकुमार और युक्सिन के बीच ऐसा रिश्ता है। उस स्थिति में हम एक परिवार की तरह हो सकते हैं। मैं युक्सिन को बुलाता हूं ताकि तुम दोनों मिल सको। लिन बेईफान उसे प्यार से युक्सिन कहकर पुकारती रही, जिससे 9वें राजकुमार को गुस्सा आ गया। पाह, तुम्हारे साथ कौन कौन परिवार है? तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। मेरी बेरुखी को माफ करना, लेकिन तुम बड़ी बहन के लायक नहीं हो। नागरिक और सैन्य अधिकारियों के चेहरे तुरंत बदल गए। कितना दुस्साहस है ऐसे अपमानजनक शब्द बोलना। यह महान जिया कोर्ट है, आपकी महान ली नहीं, जहां ऐसी धृष्टता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या आप अपने अपराध के लिए तुरंत महामहिम से क्षमा नहीं मांगेंगे? 9वां राजकुमार गर्व से खड़ा होकर जोर से बोला, मैंने जो कहा है वह सच है, इसमें अपराध कहाँ है? मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुम अधिकारी इतने क्रोधित थे कि ऐसा लग रहा था कि वे क्रोध से फट पड़ेंगे। लिन बेईफान ने शांत भाव से हाथ हिलाया और कहा, सभी लोग कृपया शांत रहें। 9वां राजकुमार युवा और लापरवाह है, आवेगशील है और यह अपरिहार्य है कि वह जल्दबाजी में कुछ भी बोल सकता है। हमें उसे समझना चाहिए और सहन करना चाहिए। हाँ महाराज। अधिकारी पीछे हट गए। 9वें राजकुमार को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मुक्का रुई पर पड़ा हो। दूसरे पक्ष का लापरवाह, उदासीन और सहनशील व्यवहार उसे विदूषक जैसा दिखाने का ही काम करता था। वह स्पष्टतः सिर्फ दिखावा कर रहा है। कितना कपटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेईफान के प्रति उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई। उस समय लिन बेईफान ने कहा, महान ली 9वें राजकुमार, युशिन बचपन से ही मेरी दोस्त रही है। हमारी दोस्ती एक साथ खेलने वाले बच्चों की तरह मासूम है। एक दूसरे के प्रति हमारा स्नेह बहुत गहरा है। भविष्य में वह मेरी औरत बनने वाली है। अगर मैं उसके लायक नहीं हूं तो कौन है? बेशक यह मैं ही हूं। 9वें राजकुमार ने अपना सिर ऊंचा करके और छाती फुलाकर घोषणा की। महान ली राजवंश के 9वें राजकुमार के रूप में मेरी स्थिति अत्यंत महान है। मेरा पद शक्तिशाली और प्रभावशाली है, आपसे कहीं बेहतर है। केवल मैं ही वरिष्ठ बहन के योग्य हूं। कोई जोर से हंस पड़ा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? 9वें राजकुमार ने हैरान होकर पूछा। जाहिर है मैं आपके खुद के बारे में अति मूल्यांकन, अपनी सीमाओं के प्रति आपकी अज्ञानता पर हंस रहा हूं। एक युवा अधिकारी आगे बढ़ा। और आप कौन हो सकते हैं? 9वें राजकुमार ने गुस्से से पूछा। मैं महान जिया के युद्ध मंत्रालय का पर्यवेक्षक हूं, काओ काओ। काओ काओ ने उत्तर दिया। तुम एक साधारण पर्यवेक्षक मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? 9वां राजकुमार क्रोधित हुआ। क्योंकि मैं भी एकमात्र पर्यवेक्षक के रूप में आपसे अधिक स्पष्टता से देख सकता हूं। काओ काओ ने ऊंची आवाज में कहा, आप दावा करते हैं कि महामहिम आपसे कमतर हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह से महामहिम से तुलनीय हैं? तुम। 9वां राजकुमार क्रोध से कांप उठा। उसे एक साधारण पर्यवेक्षक द्वारा डांटा गया था और उसे जानलेवा क्रोध महसूस हुआ।
लेकिन काओ काओ डरा नहीं और जोर से चिल्लाया, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कितने सैनिकों का नेतृत्व करते हैं, कितने इनेट आपकी सेवा करते हैं? मेरे पास 5,000 घरेलू सैनिक हैं और 5 इनेट मेरी सेवा करते हैं। 9वें राजकुमार ने ऊंची आवाज में घोषणा की। काओ काओ ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, हमारे सम्राट के पास 800,000 सैनिक हैं और 7 इनेट काठी से पहले और बाद में उनकी सेवा करते हैं। सैन्य शक्ति के मामले में आप हमारे सम्राट से बहुत पीछे हैं। तुम? 9वां राजकुमार अवाक रह गया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास कितनी जमीन है और आप कितने विषयों पर शासन करते हैं? काओ काओ ने ऊंची आवाज में पूछा। 9वें राजकुमार ने अपनी उंगली उठाई, मेरे महल के पास लगभग 100,000 वर्ग किलोमीटर भूमि है, जिसमें 10 लाख से अधिक प्रजा है। काओ काओ फिर जोर से हंसा, हमारे सम्राट का क्षेत्र 600,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है और प्रजा की संख्या बहुत पहले ही 9 मिलियन से अधिक हो चुकी है। तुम सम्राट के जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। तुम? 9वें राजकुमार की आंखें क्रोध से चमक उठीं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी वार्षिक वित्तीय आय कितनी है? आप कितनी वित्तीय शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? काओ काओ ने पूछताछ जारी रखी। मेरे महल की वार्षिक वित्तीय आय लगभग 10 लाख टैल चांदी है और वर्तमान में हमारे पास उपयोग के लिए 3 मिलियन टैल से अधिक उपलब्ध हैं, जो एक राष्ट्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। 9वें राजकुमार ने गर्व के साथ कहा। ये वित्तीय आय सभी राजकुमारों में भी शीर्ष स्थान पर थी। हालांकि काओ काओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, यह बहुत कम है। क्या आप जानते हैं कि हमारे महान जिया के राष्ट्रीय खजाने की वार्षिक आय कितनी है और अब उपयोग के लिए कितनी वित्तीय शक्ति उपलब्ध है? हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 99.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 99.1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 99.1। 9वें राजकुमार ने ठहाका लगाया, मैंने सुना है कि जब से तुम्हारा बादशाह गद्दी पर बैठा है, वह पैसे को पानी की तरह बहा रहा है, सोने की धूल बिखेर रहा है। शायद अब कुछ बचा नहीं है न? तुम अदूरदर्शी हो, केवल 3 ही देख पाते हो, लेकिन जंगल नहीं देख पाते। काओ काओ ने जोर से कहा, अगर हमारे पास वाकई पैसे नहीं होते तो क्या ग्रेट जिया अब तक टिक पाता? कितना? मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। मैं राजस्व मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे आकर हमारे लिए इसे स्पष्ट करें। राजस्व मंत्री हेशेन आगे बढ़े, पहले लिन बेईफान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर 9वें राजकुमार को संबोधित किया। मैं ग्रेट जिया का राजस्व मंत्री हूं, राष्ट्रीय खजाने की आय और व्यय की देखरेख का प्रभारी। महामहिम ग्रेटली के 9वें राजकुमार, हालांकि हमने ग्रेट जिया में काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन इस बिंदु तक राष्ट्रीय खजाने में अभी भी 5 मिलियन टैल चांदी का अधिशेष है। 9वां राजकुमार अब खुद को रोक नहीं सका, जब आप इसे इतनी जल्दी खर्च कर देते हैं तो इतना पैसा कैसे बच सकता है? हेशेन ने जोर से कहा, हालांकि ग्रेट जिया तेजी से पैसा खर्च करता है, लेकिन इसका बहुत सारा हिस्सा कराधान, संपत्ति की बिक्री और नमक, लोहा और तेल की विशेष बिक्री के माध्यम से वसूल किया जाता है। पिछले साल की तुलना में हमारे राष्ट्रीय खजाने की आय दोगुनी से भी अधिक हो गई है। हमारी बाहरी शक्तियों के साथ भी साझेदारी है, जिससे हम लोहा और कोयला खदानों जैसे संसाधनों की बिक्री के माध्यम से पर्याप्त आय अर्जित करते हैं, जिससे राष्ट्रीय खजाने के लिए राजस्व का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त हम दक्षिण और उत्तर की ओर अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं तथा काफी मात्रा में सोना, चांदी और जवाहरात प्राप्त कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय खजाना समृद्ध हुआ है। इसलिए 5 मिलियन टैल चांदी का अधिशेष अत्यधिक नहीं है। हेशेन ने चुपके से लिन बेईफान की ओर देखा और अपने स्वर में नाराजगी के भाव के साथ बोला, यदि महाराज थोड़े मितव्ययी होते और इतने फिजूल खर्च नहीं होते तो हमारे पास 3 मिलियन टैल चांदी का अधिशेष होता। 9वां राजकुमार दंग रह गया। इतनी जल्दी पैसा खर्च करना और फिर भी 5 मिलियन टैल चांदी का अधिशेष होना। यदि वे अधिक किफायती होते तो वे अतिरिक्त 3 मिलियन टैल बचा सकते थे। इतनी बड़ी धनराशि सचमुच भयावह। हेशेन ने कहा, यह तो इसका एक हिस्सा मात्र है। क्या यह इसका एक हिस्सा मात्र है? 9वां राजकुमार फिर से हैरान रह गया। बेशक, महामहिम के निजी खजाने की गिनती अभी तक नहीं हुई है, हेशेन ने कहा। लिन बेईफान ने हाथ हिलाकर कहा, इसे गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में यह ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 या 4 मिलियन टैल चांदी है, ज़्यादा नहीं। 9वें राजकुमार को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अभी अभी दिखावा दिया गया हो। 3 या 4 मिलियन टैल बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि हम महामहिम के निजी खजाने को शामिल करें तो हमारा महान जिया लगभग 8 से 9 मिलियन टैल के वित्तीय संसाधन जुटा सकता है। महान साम्राज्यों के बीच धन की यह राशि काफ़ी मजबूत मानी जा सकती है, हेशेन ने निष्कर्ष निकाला। इसके बाद काओ काओ ने कुछ और प्रश्न पूछे। आंकड़ों की तुलना के माध्यम से उन्होंने हर बार 9वें राजकुमार को कुचल दिया, जिससे वह पूरी तरह से बेकार हो गया।
तो महामहिम महान ली नौवें राजकुमार, यदि आप हर पहलू में हमारे सम्राट से कमतर हैं, तो आपको हमारे सम्राट को नीची नज़र से देखने का क्या अधिकार है, और आपको हमारे सम्राट के साथ एक ही सांस में उल्लेख किए जाने का क्या अधिकार है? काऊ काऊ ने तिरस्कार के साथ कहा, इसके अलावा ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास तुम्हारी हैसियत की वजह से हैं, तुम्हारे अपने प्रयासों से नहीं। अपनी शाही राजकुमार वाली पहचान के बिना तुम हमारे सम्राट के जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी अधिकारियों ने अपना समर्थन व्यक्त किया। लॉर्ड काओ सही है, अपने शाही राजकुमार के दर्जे के बिना आप सचमुच बेकार हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म एक शाही परिवार में हुआ, इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। यदि आप विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में पैदा नहीं हुए होते तो आपको महामहिम का चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिलता। तो फिर आपको महामहिम को नीची नज़र से देखने का अधिकार क्या है? नौवें राजकुमार ने शर्मिंदगी से क्रोधित होकर कहा, आप कहते हैं कि मैंने ये सब इसलिए हासिल किया है क्योंकि मैं विशेषाधिकार में पैदा हुआ था। क्या यह उसके लिए भी वैसा ही नहीं है? अगर उसके पिता सम्राट नहीं थे तो क्या वह ग्रेट जिया का सम्राट बन सकता था? काऊ काऊ ने शांति से उत्तर दिया, इस बिंदु पर मैं इनकार नहीं करता। हालांकि जब से महामहिम सिंहासन पर चढ़े हैं और राज्य का नियंत्रण संभाला है, तब से वे मेहनती और महत्वाकांक्षी रहे हैं, बाहर से शक्तिशाली विरोधियों को दूर भगाते रहे हैं और अंदर से परोपकारी नीतियों को लागू करते रहे हैं। मात्र आधे वर्ष में ही भूभाग का आकार 2 गुने से भी अधिक हो गया है, जनसंख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है, सैन्य शक्ति 2 गुनी से भी अधिक हो गई है, तथा राष्ट्रीय शक्ति कई गुना बढ़ गई है, जिससे जिया साम्राज्य एक महान साम्राज्य में परिवर्तित हो गया है, जिसे चारों ओर से सम्मान प्राप्त है। काऊ काऊ ने नौवें राजकुमार की ओर देखा और चुनौती दी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नौवां राजकुमार एक बार फिर शब्दहीन हो गया। क्या मैं आपसे ये पूछने का साहस कर सकता हूं कि आपके जन्म से लेकर अब तक आपने कौन से अच्छे कार्य किए हैं जिनसे देश और लोगों को लाभ हुआ हो? क्या आपने राष्ट्र के क्षेत्र का विस्तार किया है और एक चिरस्थायी आधार स्थापित किया है, या क्या आपने ऐसी परोपकारी नीतियां लागू की हैं जिनसे सभी को लाभ हो? या शायद आपने दुश्मन आक्रमणकारियों को भगाने के लिए घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का नेतृत्व किया है, या आपने देश पर शासन किया है और अदालत से शांति बनाए रखी है? बस इनमें से एक चीज़ हासिल करो और मैं तुरंत तुमसे माफ़ी मांग लूंगा। काऊ काऊ ने धमकी दी। नौवें राजकुमार का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। हमारे सम्राट नागरिक और सैन्य दोनों मामलों में श्रेष्ठ हैं, और मूर्ख सम्राट कहलाने के बावजूद उन्होंने केवल एक ऋषि के कार्य किए हैं। फिर भी आप, एक राजकुमार जो अपने पूर्वजों की सुरक्षा पर निर्भर है, ऐसे ऋषि का उपहास करने की हिम्मत करते हैं, ये दावा करते हुए कि वह आपसे कमतर है। काऊ काऊ ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। आप तो बहुत साधारण हैं, फिर भी आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? नौवें राजकुमार ने खून थूका। उफ! अधिकारियों की पूरी सभा हंसने लगी। आप सही कह रहे हैं, जैसा कि वयस्क ने कहा, जब आप स्पष्टतः साधारण हैं तो आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? ये सचमुच हंसने योग्य है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं, अधिकारी, आपसे बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। लिन बेईफान भी बहुत खुश था। काऊ काऊ की युद्ध क्षमता बहुत मजबूत थी। उसका मुंह ऐसा था जैसे गोला बारूद से भरा हो। उसे कोई कदम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने सीधे ही नौवें राजकुमार को डांटकर चुप करा दिया। लिन बेईफान ने निंदा करते हुए कहा, मंत्री काओ, नौवां राजकुमार दूर से आया है और हमारा मेहमान है, आपको उसे ज्यादा सम्मान देना चाहिए था। वह अज्ञानी हो सकता है, लेकिन मेजबान होने के नाते हमें समझदारी दिखानी चाहिए। नौवां राजकुमार। काऊ काऊ ने घबराते हुए कहा, महाराज, आपकी रक्षा करने का मेरा जोश मुझ पर हावी हो गया और मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। मैं आपसे सजा की भीख मांगता हूँ। लिन बेईफान ने ऊंची आवाज में कहा, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें 3 दिन तक बंद दरवाजों के पीछे चिंतन करने दूंगा। वैसे, मंत्री काओ, राजधानी में तुम्हारा घर नहीं है न? घर के बिना तुम चिंतन कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें एक हवेली भेंट करूंगा, अंदर रहो और चिंतन करो, समझे? काओ काओ का उत्साह बढ़ा। यह कोई सजा नहीं थी, ये स्पष्ट रूप से एक छिपी हुई प्रशंसा थी, तथा उसे एक मकान उपहार में देने का एक घुमावदार तरीका था। जहां तक 3 दिनों तक बंद दरवाजों के पीछे चिंतन करने की बात है, ऐसा हुआ कि स्थानांतरण में 3 दिन लग गए। महामहिम वास्तव में विचारशील हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा है। काऊ काऊ ने खुशी से कहा, धन्यवाद महामहिम, आपने जो सजा दी है उसके लिए धन्यवाद महामहिम। उस समय किन्हुई ने चुपके से काऊ काऊ को खींचा, उसे याद दिलाते हुए, शांत हो जाओ, इतनी खुशी से मत मुस्कुराओ। काऊ काऊ ने तुरंत दुखी चेहरा बना लिया, सजा के लिए धन्यवाद महामहिम। नौवां राजकुमार। पीछे हटना। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, महान ली नौवें राजकुमार, काऊ काऊ ने अपनी बारी से पहले ही बात कह दी है, और मैंने आपकी ओर से उसे पहले ही दंडित कर दिया है। आप एक उदार व्यक्ति हैं जो छोटी मोटी गलतियों के लिए द्वेष नहीं रखते, इसलिए इसे यहीं छोड़ दें। नौवें राजकुमार के मुंह के कोने पर एक खिंचाव दिखाई दिया। क्या इसे ही आप सजा कहते हैं? ये स्पष्ट रूप से हल्की प्रशंसा के साथ निंदा का मामला है, ऐसा मत सोचिए कि मैं इसे नहीं देख सकता। वे सभी बड़े बुरे लोग हैं। उस समय लिन बेईफान ने हो
के साथ कहा, महान ली नौवें राजकुमार, आप किसी की तरह दिखते हैं जैसे कुछ दिन पहले कोई था। नौवां राजकुमार अचानक घबरा गया, अगर लिन बेईफान ने उसका पर्दाफाश कर दिया तो वह अपना सारा मान खो देगा और समाज में अपना चेहरा दिखाने में असमर्थ हो जाएगा। जल्दी में उसने कहा, महान जिया सम्राट, बहुत देर हो रही है, मैं अब अपनी बड़ी बहन से मिलने जाऊंगा और अब आपको परेशान नहीं करूंगा। फिर अपने साथियों के साथ वह तेजी से भाग निकला। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 99.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C99.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 99.2। थोड़ी देर बाद जब एक अगरबत्ती को जलने में समय लगता है वे चाय निवास पर पहुंचे। चायुक्सिन पहले ही सैन्य शिविर से वापस आ चुकी थी। नौवें राजकुमार को देखकर वह आश्चर्य से बोली, मुझे अभी अभी महल से संदेश मिला है कि आप मुझसे मिलने ग्रेट जिया आ रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में आएंगे। जूनियर भाई, बहुत समय हो गया है, मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे। बड़ी बहन, मैं आपसे मिलने आया हूँ, नौवें राजकुमार ने धीरे से पुकारा। उसे देखकर, जो अपनी जनरल की वर्दी पहने हुए थी, वीरता और तेज के साथ आगे बढ़ रही थी, उसे लगा कि वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रही थी। वह ऐसी वरिष्ठ बहन से प्रेम क्यों न करेगा? लेकिन मैंने सुना है कि आपने कोर्ट में महामहिम को धमकाया है, क्या ऐसा कोई मामला है? चायुक्सिन की भौहें सिकुड़ी हुई थीं और वह कुछ हद तक गुस्से में लग रही थी। नौवें राजकुमार को बहुत अन्याय महसूस हुआ। उसने उसे कहाँ धमकाया था? राजधानी शहर में अपने पहले दिन ही उसे उसके द्वारा अपमानित किया गया, उसे झुकने के लिए मजबूर किया गया और उसकी सारी प्रतिष्ठा चली गई। अपने दरबार में पहुंचने पर उन्हें अपनी प्रजा से भी डांट खानी पड़ी। मैंने कैसा कर्म किया है? मैंने ये भी सुना है कि तुमने अदालत में मेरे लिए अपनी भावनाओं को कबूल किया है, क्या ये सच है? चायुक्सिन की निगाहें कुछ खतरनाक थीं। नौवें राजकुमार को उसकी घूरती निगाहों के नीचे ठंड का एहसास हुआ। जब वे दोनों एक साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे तो वह अक्सर उसकी स्टाफ की मार झेलता था। जब वह लड़ती थी तो उसे किसी की स्थिति की परवाह नहीं होती थी। हालांकि अब जब उसकी भावनाएं उजागर हो चुकी हैं तो उसे खुलकर बोलना चाहिए। हिम्मत जुटाते हुए नौवें राजकुमार ने कहा, हाँ, ये सच है। वास्तव में मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसा करता रहा हूँ, बड़ी बहन। मैंने पहले ही मन बना लिया है कि मैं किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही शादी करूंगा, बड़ी बहन। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या महसूस करती हैं, बड़ी बहन? चायुक्सिन ने गहरी सांस ली। हमारे बीच यह असंभव है। यह असंभव क्यों है? नौवां राजकुमार चिंतित हो गया। क्या यह इसलिए है क्योंकि आपको उस मूर्ख सम्राट द्वारा धमकाया जा रहा है? बड़ी बहन, बस एक शब्द कहो और मैं निश्चित रूप से आपको बचाने के लिए विशेषज्ञों को भेजूंगा। ऐसा नहीं है। अगर उसने मुझे धमकाने की हिम्मत की तो मैं उसे तब तक पीटूंगी जब तक वह जमीन पर अपने दांत नहीं ढूंढ लेगा। चायुक्सिन ने अपनी छोटी मुट्ठी भींच ली। नौवां राजकुमार हैरान हुआ। फिर क्यों? देखो कनिष्ठ भाई, चायुक्सिन ने अपने बगल में स्थित बड़ी संपत्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा घर है, वह जगह जहां मैं बचपन से पली बड़ी हूं। यह मेरा देश है, मेरे सभी रिश्तेदार यहाँ हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो इसका मतलब होगा अपने रिश्तेदारों को छोड़ना, अपना घर छोड़ना, अपना देश छोड़ना। लोगों की अपनी भावनाएं होती हैं, मुझे बताओ मैं उन्हें पीछे कैसे छोड़ सकती हूँ? नौवें राजकुमार ने अपना मुंह खोला लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। एक और बात है, जैसा कि आप जानते हैं, बचपन से ही मेरा सपना जनरल बनने का था। चायुक्सिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मैं हमेशा से एक जनरल बनना चाहती थी, हजारों मील दूर तक सेना का नेतृत्व करना चाहती थी, आक्रमणकारियों को खदेड़ना चाहती थी, सीमाओं को सुरक्षित करना चाहती थी और एक अमर विरासत स्थापित करना चाहती थी, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि कौन कहता है कि महिलाएं पुरुषों से कमतर हैं। अगर मैं आपके साथ चलूं तो क्या आप मेरा जनरल बनने का सपना पूरा कर सकते हैं? क्या आप मुझे युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने और अमर विरासत स्थापित करने की अनुमति दे सकते हैं? नौवें राजकुमार ने कड़वाहट से कहा, मैं नहीं कर सकता। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर वह चायुक्सिन से शादी कर ले तो उसकी स्थिति एक राजकुमारी जैसी होगी। एक राजकुमारी का युद्ध में जाकर सेना का नेतृत्व करना कैसा लगेगा? वे सभी के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि महान ली के पास कोई पुरुष नहीं बचा है, इसीलिए वे महिलाओं को युद्ध में भेज रहे हैं। यदि वह सहमत भी हो जाता तो भी उसके शाही पिता सहमत नहीं होते और न ही पूरे दरबार के नागरिक और सैन्य अधिकारी सहमत होते। नौवें राजकुमार ने अनिच्छा के भाव से पूछा, क्या तुम सचमुच इसे यहाँ प्राप्त कर सकते हो? बेशक, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं अब दूसरे दर्जे का ग्रैंड जनरल हूँ और मुझे 500,000 सैनिकों की कमान संभालने का पद भी दिया गया है। मुझे निश्चित रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जा सकता है, चायुक्सिन ने गर्व से कहा। चायुक्सिन के उत्साही रूप को देखकर नौवें राजकुमार को ईर्ष्या हुई।
क्या उन्होंने ही तुम्हें यह उपाधि दी थी? चायुक्सिन मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। हाँ, वह जानता था कि मैं एक जनरल बनना चाहता था, इसलिए उसने मुझे एक जनरल बना दिया। वह जानता था कि मैं युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करना चाहता था, इसलिए उसने मुझे सैकड़ों हजारों सैनिक दिए। मैं जो भी चाहता हूँ वह मुझे देता है। मैंने जो भी स्नेह उसे दिखाया है वह व्यर्थ नहीं है। नौवें राजकुमार को और भी अधिक ईर्ष्या महसूस हुई। उसने अपनी बड़ी बहन को पहले कभी इतनी खुशी से मुस्कुराते नहीं देखा था। ये सब उस आदमी की वजह से हुआ। उस आदमी ने अपनी बड़ी बहन को वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी, और वह ऐसा नहीं कर सका। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है? नौवें राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें रोमांटिक रूप से पसंद नहीं करता, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? चायुक्सिन ने मासूमियत के साथ कहा। आहा, नौवें राजकुमार को गहरा आघात लगा। ये पता चला कि बड़ी बहन उसे एक आदमी के रूप में पसंद नहीं करती थी। क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वह उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। इससे पहले के सभी कारण इस बयान से उन्हें हुई थे इसके सामने फीके पड़ गए। नौवें राजकुमार ने इसे स्वीकार करने से बिल्कुल इनकार करते हुए कहा, बड़ी बहन, क्या सचमुच तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भावना नहीं है? सचमुच? जरा सी भी नहीं। चायुक्सिन ने अपना हाथ तिरस्कारपूर्वक हिलाया। मैंने हमेशा आपके साथ एक छोटे भाई जैसा व्यवहार किया है। पुरुष और महिला के बीच मेरी क्या भावनाएं हो सकती हैं? नौवें राजकुमार को एक और महत्वपूर्ण झटका लगा। चायुक्सिन ने गुस्से से कहा, सच कहूं तो अगर मास्टर ने मुझे तुम्हें सिखाने के लिए नहीं कहा होता तो मैं तुमसे परेशान भी नहीं होता। मैंने कभी इतना मूर्ख व्यक्ति नहीं देखा। मैंने तुम्हें इतनी बार सिखाया है और फिर भी तुम समझ नहीं पाए। तुम शायद पिछले दरवाजे से अंदर आए हो, है ना? TLN, पिछला दरवाजा इक्वल्स रिश्वत देकर शामिल होना। नौवां राजकुमार। नौवें राजकुमार को एक और गंभीर झटका लगा, और उसने सचमुच सही कहा था। वह सचमुच पीछे के दरवाजे से अंदर आया था, क्योंकि उसके स्वामी पर उसके पिता सम्राट का एहसान था, इसलिए। नौवें राजकुमार ने अपनी छाती पकड़ ली। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बड़ी बहन के दिल में उसके लिए इतनी कम जगह है। उसे अचानक रोने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपना सिर 45 डिग्री झुकाकर आसमान की ओर देखा और आंसू रोकने की पूरी कोशिश की। बड़ी बहन, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो क्या वह तुम्हें एक आदमी के रूप में पसंद है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि वह ना कहेगी कि वह संभवतः उसे पसंद नहीं कर सकती। हालांकि चायुक्सिन बेहद शर्मीली थी, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। नौवां राजकुमार चिंतित हो गया, लेकिन वह इतना बुरा है? चायुक्सिन ने अपना मुंह ढक लिया, खुशी से हंसते हुए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बस उसका शरारती पक्ष पसंद है। नौवां राजकुमार। हालांकि कभी कभी वह इतना शरारती होता है कि मैं उसे थप्पड़ मारना चाहता हूं, लेकिन ज्यादातर समय वह वाकई प्यारा होता है और मैं उसके साथ रहकर बहुत खुश हूं। तुम्हारी तरह नहीं, हमेशा गंभीर और उदास रहने का दिखावा करना बिल्कुल भी मजेदार नहीं। नौवां राजकुमार। तो आप देखिए, अब मेरे पास परिवार है, करियर है और कोई ऐसा है जिसे मैं पसंद करती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं ग्रेजिया में रहूंगी। जूनियर भाई, आप इस विचार को छोड़ दें। कड़ी मेहनत करें, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से अपनी खुशी पा लेंगे। आपके सांत्वना भरे शब्दों के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ बहन। नौवें राजकुमार ने कहा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ठीक है, चलो उन पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करते। जूनियर भाई, आप अक्सर ग्रेजिया में नहीं आते हैं और मुझे आपकी बड़ी बहन को एक मेज़बान के रूप में अपना कर्तव्य निभाना है। मैं आपको एक बड़ा भोजन खिलाऊंगी। आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैं इसका इंतजाम करूंगी। चायुक्सिन ने उदारता से पेशकश की। नौवें राजकुमार ने अपनी घायल छाती को पकड़ लिया। बड़ी बहन, मैं पीना चाहता हूँ, तब तक पीना चाहता हूँ जब तक मैं सब कुछ भूल न जाऊँ। चायुक्सिन ने तुरंत एक भोज की व्यवस्था की, लेकिन लिन बेईफान को भी बुलाया ताकि दोनों के बीच की दुश्मनी दूर हो सके। लिन बेईफान को मुस्कुराते हुए आते देख नौवां राजकुमार क्रोधित हो गया, लेकिन अपनी बड़ी बहन की खातिर उसने खुद को रोक लिया और गुस्से से बोला, दिल के मामले में तो मैं तुमसे हार गया, लेकिन शराब पीने के मामले में तो मुझे तुमसे आगे निकल जाना चाहिए। कई जार बढ़िया शराब पीने के बाद भी लिन बेईफान का रंग नहीं बदला, जबकि नौवां राजकुमार पूरी तरह से नशे में था। धुंधली, नशे में धुत आंखों से नौवें राजकुमार ने बुदबुदाया, हमने बहुत पी ली है, मैं ही क्यों नशे में हूँ और तुम नहीं। जैसा कि कहा जाता है, खुशी एक ताज़ा आत्मा लाती है। मुझे अभी पता चला है कि युक्सिन ने अपना दिल मुझे दे दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। जब कोई खुश होता है तो वह स्वाभाविक रूप से नशे में नहीं आ सकता, क्या आपको नहीं लगता? लिन बेईफान ने बड़े गर्व के साथ कहा। नौवें राजकुमार को भारी झटका लगा और उसने कई और ड्रिंक्स पी लीं। लिन बेईफान ने सलाह दी, शराब पीना बंद करो। जैसा कि कहावत है, समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं। युक्सिन को शायद आप पसंद न हो, लेकिन अभी भी कई महिलाएं हैं जो आपको पसंद करती हैं। बस बात यह है कि आप इसे सही तरीके से नहीं अपना रहे हैं। मुझे इसका समाधान कैसे करना चाहिए? वेश्यालय, मौज मस्ती के अड्डे, रेड लाइट एरिया में जाओ। जब तक तुम सही कीमत चुकाने को तैयार हो, मैं गारंटी देता हूं कि वे तुम्हें मरते दम तक प्यार करेंगे।
नौवे राजकुमार ने अपने लिए कई और घूंट भरे। ये सिर्फ दिल टूटना है, इसमें बड़ी बात क्या है? ऐसा किसने अनुभव नहीं किया है? प्यार की दुनिया में जिसे आप पसंद करते हैं उसके साथ न रह पाना आम बात है। इसलिए आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है, लिन बेईफान ने प्रोत्साहित किया। नौवे राजकुमार ने अपनी धुंधली आंखें उठाईं। क्या ये संभव है कि आपने भी टूटे हुए दिल का अनुभव किया हो? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। बिल्कुल नहीं। मेरी जिंदगी बहुत आसान रही है, बल्कि बहुत मीठी। मैं प्यार की कड़वाहट का स्वाद चखना चाहता था, लेकिन यह उससे भी ज़्यादा मीठी निकली। ये औरतें आग की लपटों के लिए पतंगों की तरह हैं, मेरे चारों ओर इतनी कसकर झुंड बना रही हैं कि मुझे दिल टूटने का अनुभव करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। क्या आप इस तरह की पीड़ा को समझ सकते हैं? नौवे राजकुमार ने खुद के लिए एक और ड्रिंक तैयार कर ली। वह इतना नशे में था कि उसे होश ही नहीं रहा। चायुक्सिन ने लिन बेईफान को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। मैंने तुम्हें उसे सांत्वना देने के लिए बुलाया था, उसे उत्तेजित करने के लिए नहीं। लिन बेईफान ने आत्मविश्वास से अपना बचाव किया। इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। उसका दिल का दर्द इतना गंभीर है कि उसने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया है। उसे पर्याप्त उत्तेजना देने से ही वह राख से पुनर्जन्म ले सकता है और रूपांतरित होकर वापस आ सकता है, जैसे एक तितली अपने क्रिसलिस से निकलती है। और अगर फिर भी काम ना हो तो क्या होगा? कोई चिंता नहीं, बस उसे कुछ और बार उत्तेजित करें और अंत में यह निश्चित रूप से काम करेगा। चायुक्सिन, हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR-JP मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 100.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। 100.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 100.1। दूसरे दिन लिन बेईफान मुस्कुराते हुए बढ़िया शराब के कई जार लेकर फिर से आया। नौवां राजकुमार अभी अभी जागा था, उसका सिर दर्द से फट रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सुना है कि तुम्हारा दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ है और तुम इसे शांत करने के लिए पीना चाहते हो, इसलिए मैं विशेष रूप से तुम्हें एक ड्रिंक देने के लिए आया हूँ, लिन बेईफान ने कहा। नौवे राजकुमार ने हैरान होकर पूछा, क्या आपके पास निपटने के लिए कोई राजकीय कार्य नहीं है? लिन बेईफान ने अपने हाथ फैलाए। मैं एक मूर्ख सम्राट हूँ। क्या आपने कभी किसी मूर्ख सम्राट को राज्य के मामलों से निपटने में व्यस्त देखा है? नौवे राजकुमार ने क्रूरता से कहा, ठीक है, चूंकि तुम्हारे पास समय है, चलो पीना जारी रखो। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं तुम्हें टेबल के नीचे नहीं पी सकता। एक बार फिर उन दोनों में पीने की होड़ लग गई, एक के बाद एक कप, एक के बाद एक जग। कुछ ही देर में नौवां राजकुमार पुनः नशे में धुत हो गया। वह न केवल नशे में था, बल्कि लिन बेईफान के शब्दों से वह उत्तेजित भी था। शरीर और मन दोनों से असहनीय पीड़ा में था। कई दिनों तक लगातार शराब पीने के बाद नौवे राजकुमार को लिन बेईफान की नज़र से डर लगने लगा। क्या तुम अब और नहीं आ सकते? मैं पहले से ही ठीक हूं और पीना नहीं चाहता। अगर तुम फिर से आए तो मैं तुम पर अपना आपा खो दूंगा। लिन बेईफान ने विजयी मुस्कान के साथ चायुक्सिन से कहा, देखो अब सब कुछ ठीक है ना? चायुक्सिन भी शांत हो गई और हंसते हुए बोली, चूंकि सब कुछ ठीक है, इसलिए मैं सैन्य मामलों में भाग लूंगी। चायुक्सिन के प्रस्थान को देखते हुए नौवे राजकुमार को अभी भी अनिच्छा की भावना महसूस हुई और उसने लिन बेईफान को घूर कर देखा। अगर वरिष्ठ बहन आपको पहले से नहीं जानती होती तो मैं निश्चित रूप से आपसे नहीं हारता। लिन बेईफान ने नौवे राजकुमार के कंधे पर थपथपाया। युवक, इन अवास्तविक कल्पनाओं को छोड़ दो। भले ही युक्सिन और मैं बाद में मिले होते, वह मेरे लिए बेताब हो जाती। कोई भी मेरा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बीच की खाया था है। असंभव, नौवे राजकुमार ने कहा। विश्वास नहीं होता? चलो बाहर जाकर कोशिश करते हैं, लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा। तो फिर कोशिश करो, चलो कोशिश करते हैं। वे दोनों मुख्य सड़क पर पहुंचे। लिन बेईफान ने एक नाजुक दिखने वाली युवा लड़की को रोका और कहा, मिस, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। लड़की ने झुककर कहा, महाराज कृपया पूछिए। यह विनम्र लड़की अपने उत्तर में कोई भी विवरण नहीं छोड़ेगी। लिन बेईफान ने पहले खुद की ओर और फिर नौवे राजकुमार की ओर इशारा करते हुए पूछा, यदि आपको हम में से किसी एक को अपना भावी पति चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? लड़की बहुत शर्मीली थी। महाराज ने ऐसा क्यों पूछा? ये बहुत शर्मनाक था। हालांकि चूंकि यह सम्राट ने पूछा था, इसलिए उसे जवाब देना ही पड़ा। उसने लिन बेईफान की ओर देखा, फिर नौवे राजकुमार की ओर और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बेशक, यह महाराज हैं। लिन बेईफान मुस्कुराया और पूछा, क्यों? क्योंकि महाराज का रूप रंग बहुत अच्छा है, उनकी साहित्यिक गरिमा भी शानदार है, और इसके अलावा आप एक राष्ट्र के शासक हैं और सर्वोच्च शक्ति रखते हैं। महाराज की सेवा करना एक विनम्र लड़की के लिए सम्मान की बात है। युवा लड़की ने शर्मीलेपन से कहा। लिन बेईफान जोर से हंस पड़े। ठीक कहा। नौवे राजकुमार को यकीन नहीं हुआ। मैं महान ली राजवंश का नौवां राजकुमार हूँ, जिसकी स्थिति कहीं ज्यादा प्रतिष्ठित है। क्या तुमने वाकई उसे मेरे बजाय चुना है? लिन बेईफान ने कहा, वह वास्तव में साम्राज्य का राजकुमार है। फिर से सवाल का जवाब दें, उसे चुनें या मुझे चुनें? सच्चाई से जवाब दें, कोई बात न छिपाएं, और मैं आपको किसी भी गलत काम के लिए माफ कर दूंगा।
बेशक, यह अभी भी महाराज है, लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यों? लिन बेईफान ने फिर पूछा। एक अमूल्य खजाना पाना आसान है, लेकिन एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति पाना कठिन है। युवा लड़की ने सिर झुकाकर कहा। शुरू में, महाराज, एक महिला की खातिर आपने अपना क्षेत्र दे दिया। बाद में, जनरल चाई युक्सिन के लिए आपने खुद सैनिकों का नेतृत्व किया और खतरनाक क्षेत्र में कदम रखा। ऐसा भावुक और धर्मी आदमी वास्तव में वह प्रेमी है जिसका सभी महिलाएं दिन रात सपना देखती हैं और अपने सपनों में तरसती हैं। जहां तक उस राजकुमार की बात है, यह विनम्र लड़की उसके बारे में बहुत कम जानती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसे नहीं चुनूंगी। लिन बेईफान फिर गर्व से हंसा। ठीक कहा, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उसने उसे एक ताइल चांदी दी और विदा किया। 9वें राजकुमार, अब तुम्हें क्या कहना है? लिन बेईफान ने ताना मारा। ये गिनती नहीं है, 9वें राजकुमार ने जोर से कहा। आप यहाँ के सम्राट हैं, बेशक वे आपको ही चुनेंगे, वे मुझे नहीं चुनेंगे। ठीक है, चलो इसे फिर से करते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची निराशा क्या होती है। धूपबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद लिन बेईफान बिल्कुल अलग दिखने लगा। उसने बहुत ही सादे कपड़े पहने हुए थे, उसकी त्वचा सांवली हो गई थी और अब उसकी दाढ़ी भी थोड़ी सी बढ़ गई थी। 9वां राजकुमार हैरान हुआ। तुमने अपना वेश क्यों बदला है? लिन बेईफान ने आह भरते हुए कहा। मुझे अपनी सुंदरता को छुपाना होगा, अन्यथा आप मुझ पर फिर से अनुचित लाभ से जीतने का आरोप लगाएंगे। 9वां राजकुमार। दोनों लोग गुप्त रूप से आम लोगों के बीच गए और एक बार फिर एक युवती को रोका। मिस, इस विनम्र व्यक्ति के पास पूछने के लिए एक प्रश्न है और मुझे आशा है कि आप सच्चाई से उत्तर दे सकेंगी। लिन बेईफान ने विनम्रता से पूछा। लड़की को उन दोनों व्यक्तियों के बारे में सकारात्मक राय थी और उसने कहा, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए। एक तो वर्तमान महान जिया सम्राट है और दूसरा महान ली राजवंश का राजकुमार है। अगर आपको उनमें से किसी एक को अपना पति चुनना हो तो आप किसे चुनेंगी? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? बेशक, मैं महामहिम को चुनूंगी, लड़की ने तुरंत जवाब दिया। क्यों? 9वां राजकुमार कुछ तनाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या एक शाही राजवंश का राजकुमार एक महान साम्राज्य के सम्राट से अधिक वांछनीय नहीं है? क्योंकि मैं अपनी जगह जानता हूं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उन शाही राजकुमारों की शादी का फैसला उनका अपना नहीं होता। वे या तो राजकुमारियों से शादी करते हैं या कुलीन महिलाओं से। जहां तक मेरे जैसे किसी व्यक्ति की बात है, जो बिना किसी पृष्ठभूमि या शक्ति के एक साधारण व्यक्ति है, मेरे लिए शाही पत्नी बनना बिल्कुल असंभव है। मैं चाहे जिसे चुनूं, वह व्यर्थ होगा। लेकिन महामहिम अलग हैं। उसमें क्या अलग है? 9वें राजकुमार ने पूछा। क्योंकि महामहिम अपना विवाह साथी खुद चुन सकते हैं, वे जिसे चाहें चुन सकते हैं और कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। उदाहरण के लिए, वर्तमान पत्नी को ही लें। क्या वह पहले एक साधारण महिला नहीं थी? इसलिए महामहिम को चुनने से सफलता की अधिक संभावना होती है। ये सुनकर 9वें राजकुमार को असंतोष हुआ, लेकिन जो कहा गया था वह वास्तव में सत्य था। राजवंश के राजकुमार के रूप में वास्तव में उनका अपने विवाह पर कोई नियंत्रण नहीं था। उनकी पहली पत्नी वही होगी जो उनके लिए निर्णय लेती और विरोध करना व्यर्थ था। लेकिन लिन बेईफान अलग था। राज्य के मामलों में अंतिम निर्णय उसका होता था और वह बिना किसी विरोध का सामना किए जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता था। इस समय उसे अचानक लिन बेईफान से थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली है कि उसे महामहिम से विवाह करने का मौका मिलता है, तो यह ऐसी बात है जिसका अनगिनत महिलाएं सपना देखती हैं। युवा लड़की ने कल्पना की। महामहिम आकर्षक और सुंदर हैं, बेहद प्रतिभाशाली हैं और दुनिया भर में सर्वोच्च शक्ति रखते हैं। उनसे शादी करना कई जन्मों में अर्जित एक आशीर्वाद होगा, उस राजकुमार से शादी करने से कहीं बेहतर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेईफान ने बहुत प्रसन्न भाव से कहा। ठीक कहा, यह आपकी इनाम राशि है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं बिना कुछ किए पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं तो ले लो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं पैसे फेंक दूंगा। रुको, धन्यवाद युवा मास्टर, मैं तब विनम्र नहीं रहूंगा। युवती ने पैसे स्वीकार कर लिए और खुशी खुशी चली गई। लिन बेईफान ने 9वें राजकुमार की ओर एक भान उठाए। आभार स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, चलो फिर से कोशिश करते हैं, इस बार मेरी बारी है। उन्होंने एक और युवती को रोका और 9वें राजकुमार ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, यदि तुम्हें हम में से किसी एक को अपना भावी पति चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी? लिन बेईफान को झटका लगा। 9वां राजकुमार जीतने के लिए इतना दृढ़ था कि उसने अपनी गरिमा की सारी चिंता त्याग दी थी। यह अच्छी तरह जानते हुए कि वह इस समय भेष बदल कर बैठा है तथा अपनी सुंदरता को छिपाए हुए है, फिर भी उसने ऐसा प्रश्न पूछने का साहस किया। लेकिन जो भी हो, उसे अपने छोटे प्रतिस्पर्धी दिल को संतुष्ट करने के लिए ये जीत मिलनी चाहिए। जिस लड़की को उन्होंने रोका था वह भी चौंक गई। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा प्रश्न सार्वजनिक रूप से अचानक कैसे पूछा जा सकता है। कितनी शर्मनाक बात है। ये सोचकर कि वे बुरे आदमी हैं, वह अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहती थी। उस समय लिन बेईफान ने थोड़ा झुककर कहा, मेरी महिला, मेरा सम्मान। मेरे भाई ने अभी आवेग में आकर काम किया, लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। हम केवल एक शर्त लगा रहे थे।
अगर हमने किसी भी तरह से आपको नाराज़ किया है तो मैं आपसे अभी और यही माफ़ी मांगता हूँ। युवती को लिन बेईफान पसंद आ गया तो यह ऐसा ही है। मिस, अब समय आ गया है कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। अगर आपको चुनना हो तो आप उसे चुनेंगी या मुझे? 9वें राजकुमार ने फिर पूछा। अगर इस युवती को चुनना होता तो बेशक वह उसे ही चुनती। लड़की ने लिन बेईफान की ओर देखा और शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। 9वां राजकुमार हैरान हुआ, क्यों? वह बूढ़ा और बदसूरत दोनों दिखता है। इसे कहते हैं परिपक्वता और स्थिरता। 9वें राजकुमार ने विरोध किया, वह पहले से ही शादीशुदा है। यदि आप उससे शादी करते हैं तो आप केवल एक उपपत्नी हो सकते हैं। मैं काफ़ी पारंपरिक हूँ, मुझे कमतर पत्नी होने से कोई परेशानी नहीं है। फिर भी आश्वस्त न होते हुए 9वें राजकुमार ने आगे कहा, वह एक कुख्यात व्यभिचारी है जो इधर उधर घूमता रहता है तथा कई महिलाओं के साथ संदिग्ध संबंधों में लिप्त रहता है। इससे मुझे उसे चुनने की और भी इच्छा हो रही है। युवा लड़की और भी ज्यादा शर्मा गई। वह इतना बदमाश है, फिर भी तुमने उसे क्यों चुना? 9वां राजकुमार पूरी तरह हैरान था। क्योंकि जनता की आंखें विवेकपूर्ण होती हैं। 9वां राजकुमार, भाड़ में जाओ। लिन बेईफान विजयी हंसी में फूट पड़ा। 9वें राजकुमार को इतना दुख हुआ कि वह अंतर्मुखी हो गया। यदि वह इस तरह भी नहीं जीत सकता था तो शायद वह मर चुका होता। अंत में लिन बेईफान ने युवा लड़की को एक ताइल चांदी का इनाम दिया। जहां तक उसके स्नेह का प्रश्न है, वह उसे केवल निराश ही कर सकता था। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 100.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C100.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 100.2। जब लिन बेईफान 9वें राजकुमार को प्रशिक्षण दे रहे थे तब पेंग साम्राज्य में युद्ध में पहले से ही तेजी से और नाटकीय परिवर्तन हो रहे थे। ग्रेट यू किंगडम के जनरल झाओ ने 400,000 की सेना का नेतृत्व करते हुए आक्रमण किया, जिससे पेंग किंगडम को प्रतिरोध करने के लिए सेना भेजने पर मजबूर होना पड़ा। आधे महीने से अधिक समय तक टिके रहने के बाद पेंग साम्राज्य के एक इनेट मास्टर की हत्या कर दी गई और पेंग साम्राज्य की सेना पूरी तरह से पराजित हो गई। अंततः वे अपनी जमीन पर टिके रहने में असमर्थ हो गए। पेंग साम्राज्य के शाही महल के अंदर पेंग के सम्राट घबराहट की स्थिति में थे। उसने अपने सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों से पूछा, महान यू सेना टूटने वाली है, अब हमें क्या करना चाहिए? अधिकारीगण चिंतित भाव से एक दूसरे की ओर देखने लगे तथा कोई समाधान न खोज पाने की स्थिति में थे। पेंग के सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, अयोग्य, तुम सब अयोग्य हो, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ तुम सब। सभी अधिकारियों को भेज देने के बाद भी पेंग साम्राज्य का सम्राट अभी भी काफ़ी दहशत में था। पेंग साम्राज्य पतन के कगार पर था। राष्ट्र बिखर गया और परिवार बर्बाद हो गया। अन्य लोगों के पास अभी भी बचने का मौका हो सकता था, लेकिन उसके लिए, सम्राट के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसका अंत निकट था। या तो वह मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा, इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं दिख रहा था। शायद उनके हमला करने से पहले ही मुझे अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए, पेंग साम्राज्य के सम्राट ने मन ही मन कहा। यद्यपि वह अपने देश, धन और वैभव को त्यागने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि उसका जीवन खतरे में था, इसलिए पलायन ही उसके लिए एकमात्र विकल्प था। तभी एक अजीब सी हंसी हवा में गूंजी, भागोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम भागकर कहाँ जा सकते हो? पेंग साम्राज्य के सम्राट का चेहरा बदल गया। ये कौन है? एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ग्रेट यू जनरल की वर्दी पहने हुए बाघ की मुद्रा और भालू की ताकत के साथ आगे बढ़ा। उसने सिंहासन पर बैठे पेंग साम्राज्य के सम्राट को बिना किसी सम्मान के देखा और जोर से घोषणा की, मैं जनरल झाओ कैंगहाई हूँ। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महान यू सेना का कमांडर जनरल झाओ था। इस डर से कि सम्राट एक बार फिर उसके हाथ से फिसल सकता है, वह स्वयं सम्राट के जन्मजात स्वामी की हत्या करने के तुरंत बाद पेंग साम्राज्य के शाही महल में पहुंच गया था, ताकि व्यक्तिगत रूप से पेंग साम्राज्य के सम्राट की हिरासत की देखरेख कर सके। यह आप है? पेंग साम्राज्य का सम्राट क्रोधित भी था और भयभीत भी। मैंने तुम्हें 10,000 टन सोना उपहार में दिया था, और न केवल तुम्हें मेरी दयालुता याद नहीं है, बल्कि तुम अपनी सेना को मेरे विरुद्ध ले जा रहे हो, तुम कृतघ्न दुष्ट। जनरल झाओ जोर से हंसने लगे। अगर आपके पास 10,000 टन सोना न होता तो इस बूढ़े को कभी एहसास ही नहीं होता कि आपका छोटा पेंग साम्राज्य इतना अमीर है। 2 बार हार का सामना करने के बाद मेरे पास आपको एक उदाहरण बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पेंग राज्य का सम्राट पश्चाताप से भर गया। यदि उसे पता होता तो वह धन की पेशकश नहीं करता, जिससे ऐसी विपत्ति आई जिससे उसके राष्ट्र का पतन हुआ और उसका परिवार बर्बाद हो गया। उसी समय जनरल झाओ पेंग साम्राज्य के सम्राट के पास पहुंचे और उनकी बांह पकड़ ली। सम्राट घबरा गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहां से नीचे उतर जाओ, जनरल झाओ चिल्लाया। मैं स्वयं इस शाही सिंहासन पर बैठूंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पेंग साम्राज्य के सम्राट को एक जबरदस्त बल द्वारा उसके सिंहासन से खींचकर जमीन पर गिरा दिया गया और दर्द के कारण उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे।
जनरल झाओ ने फिर हिम्मत करके सिंहासन पर बैठ गए। एक पैर अभी भी पेंग साम्राज्य के सम्राट के शरीर पर दबा हुआ था और विजयी भाव से हंस रहे थे। तो यह सम्राट का सिंहासन है, इस पर बैठना वाकई आरामदायक है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग सम्राट बनना चाहते हैं। हाँ हाँ। पेंग राज्य सम्राट अपमान और क्रोध से अभिभूत होकर जोर से चिल्लाया, कोई तो आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, चिल्लाना बंद करो। बाहर के पहरेदार या तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं या भाग चुके हैं। मैंने पूरे शाही महल पर कब्जा कर लिया है। चाहे तुम जोर से चिल्लाओ, कोई तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देगा। जनरल झाओ ने आत्मसंतुष्टि के साथ घोषणा की। पेंग साम्राज्य के सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। आपने शाही महल का नियंत्रण ले लिया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप आवाज़ लगाते रहिए, देखिए कोई सुनने को तैयार है या नहीं। पेंग साम्राज्य के सम्राट ने कई बार पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंत में वह निराश हो गया। क्या मेरा साम्राज्य समाप्त हो गया है? ये सही है। आपको इस जनरल के लिए आज्ञाकारी होकर यहीं रहना चाहिए। जनरल झाओ ने दिल खोलकर हंसना जारी रखा। इस ठंडे और बर्फीले मौसम में इस जनरल को अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए किसी की ज़रूरत है। पेंग किंगडम की महारानी को ये काम करने दो। हालांकि वह बूढ़ी हो रही है लेकिन इस बूढ़े आदमी को उसके अपने चरम से गुजरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हा। पेंग राज्य का सम्राट क्रोध से कांप उठा। उसका राज्य छीन लिया गया था और अब उसकी अपनी पत्नी से शत्रु की सेवा करने की अपेक्षा की जा रही थी। ये परम अपमान था। ये तो बस एक इच्छा है, मैं इस पर कभी सहमत नहीं होऊंगा, पेंग साम्राज्य के सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा। जनरल झाओ ने अपनी बाहें पार की और आत्मसंतुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब भी तुम्हारे पास प्रतिरोध करने की क्षमता है? तुम्हारा राज्य खत्म हो चुका है। तुम कभी सम्राट थे लेकिन अब तुम कुत्ते के लायक भी नहीं रहे। बस एक अच्छा कुत्ता बनो और अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हें हड्डी फेंक सकता हूँ, अन्यथा। पेंग राज्य के सम्राट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और खून खौलने लगा। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम मेरा राज्य चाहते हो? मैं इसे तुम्हें देने के बजाय किसी और को देना पसंद करूंगा। उन्होंने एक खाली शाही फरमान लिया, उस पर मोटे अक्षरों में स्याही छिड़की और फिर जैद सील को कागज पर मजबूती से दबा दिया। आप क्या कर रहे हो? जनरल झाओ ने शाही फरमान छीन लिया और लिखा, स्वर्ग के आदेश से सम्राट ने आदेश दिया, मैंने अपने पूर्वजों को शर्मिंदा किया है और आम लोगों का सामना नहीं कर सकता। इसलिए मैं पेंग साम्राज्य को महान जिया को सौंपता हूं, इस उम्मीद में कि महान जिया इसके साथ दयालु व्यवहार करेंगे। ये ज्ञात हो। जनरल झाओ हंसे, क्या आपको लगता है कि कागज का ये टुकड़ा किसी काम का है? चाहे यह उपयोगी हो या न हो, कम से कम मैं तुम्हें घृणा तो कर सकता हूँ। हाँ, पेंग साम्राज्य का सम्राट उन्माद से चिल्लाया। जनरल झाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने सम्राट के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। हे नीच मूर्ख! इस समय महान जिया साम्राज्य में लिन बेईफान के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। डिंग! खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति वृद्धि के कारण आपकी ताकत भी समकालिक रूप से बढ़ी है, जो आपको दाओ हॉट सीट डेमन तकनीक से पुरस्कृत करती है। दाओ हॉट सीट डेमन तकनीक एक रहस्यमय कला है जो दाओ से राक्षसी में परिवर्तित होती है, मानसिक शक्ति का विकास करती है। ये दुश्मनों को ज्वलंत भ्रम का अनुभव करा सकती है, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के साथ साथ ब्रह्मांड के सार को भी अवशोषित कर सकती है और यहाँ तक कि दुश्मनों को अदृश्य रूप से मारने के लिए मानसिक शक्ति को भी मजबूत कर सकती है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एम्पायर सैंडबॉक्स की मदद से लिन बेईफान ने जल्दी ही इस चमत्कारी तकनीक में महारत हासिल कर ली, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ गई। राष्ट्रीय शक्ति की अचानक वृद्धि ने लिन बेईफान को हैरान कर दिया और उन्होंने तुरंत जानकारी निकाली। एम्पायर सैंडबॉक्स मध्यवर्ती स्तर। प्रादेशिक क्षेत्र 880,000 वर्ग मील। कृषि योग्य भूमि 600,000 वर्ग मील। घरेलू संसाधन 220 मिलियन टेल, 5 लौह खदानें, 6 कोयला खदानें, 2 तांबे की खदानें। जनसंख्या 12 मिलियन। धनी लोग 2%, आम लोग 38%, गरीब लोग 60%। सैन्य शक्ति 800,000 8 विशेषज्ञ, 350 मार्शल कलाकार। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 1650। महान साम्राज्य स्तर। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पेंग साम्राज्य पहले ही ग्रेट जिया का हिस्सा बन चुका है। इसी कारण प्रादेशिक क्षेत्रफल, घरेलू संसाधन, जनसंख्या और अन्य सभी पहलुओं में वृद्धि हुई तथा राष्ट्रीय शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्या हो रहा है? पेंग किंगडम अचानक हमारे देश का हिस्सा क्यों बन गया? लिन बेईफान ने मन ही मन सोचा। डिंग! पेंग किंगडम के सम्राट को ग्रेट यू के जनरल झाओ कैंगहाई ने अपमानित किया और अपमान के कारण पेंग किंगडम को ग्रेट जिया को सौंप दिया। इसलिए पेंग किंगडम अब ग्रेट जिया का हिस्सा बन गया है। लिन बेईफान अवाक रह गए। क्या ये संभव है? डिंग! जब तक प्रक्रिया कानूनी है, एम्पायर सैंडबॉक्स इसे स्वीकार करेगा। एक भी सैनिक तैनात किए बिना या कोई प्रयास किए बिना किसी देश के सभी संसाधनों को प्राप्त करना लिन बेईफान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। ये भाग्य का ऐसा दुर्लभ झटका था जिसे लालटेन के साथ भी पाना मुश्किल होगा। मैं सचमुच स्वर्ग की प्यारी संतान हूँ। लिन बेईफान बहुत खुश हुआ और बिना रुके तुरंत काम पर लग गया। उन्होंने पेंग साम्राज्य की उपजाऊ मिट्टी को ग्रेट जिया तक पहुँचाया। उन्होंने पेंग साम्राज्य के खनिज संसाधनों को ग्रेट जिया तक पहुँचाया। उन्होंने पेंग साम्राज्य के सोने, चांदी और जवाहरात को ग्रेट जिया तक पहुँचाया।
संक्षेप में कहें तो जो भी मूल्यवान वस्तु थी उसे छीन लिया गया। वह पेंग साम्राज्य को बिल्कुल भी लाभ नहीं उठाने दे सकता था और ग्रेट यू को तो और भी कम। घटनाओं के इस मोड़ के बाद लिन बेइफान और भी अमीर हो गया। वह इतना मुस्कुरा रहा था कि उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं। भाग्य बिना प्रयास के किसी के घर आता है। मुझे ईमानदारी से पेंग साम्राज्य सम्राट को धन्यवाद देना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? पेंग किंगडम अब मेरे महान जिया का एक अविभाज्य हिस्सा है। आपकी महान यू सेना ने मेरी भूमि पर लापरवाही से काम करने की हिम्मत कैसे की? जाओ नरक के राजा से मिलो और अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करो। इसके साथ ही उन्होंने ईश्वर का हाथ बढ़ाया। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।